हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीए एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर एनपीए क्लासिफिकेशन एंड रिकवरी प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर आपके काफी सारे अलग अलग सिलेबस में काम आता है। तो जिस जिस एग्जाम में काम आएगा, जैसे अभी एग्जाम बैंक में काम आएगा, एडा में आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडा में नहीं सॉरी, ये आपका सिडबी में काम आता है। ठीक है, तो जो जो एग्जाम में काम आएगा मैं वहां वहां इस वीडियो को ऐड कर दूंगी। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ में। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से जो इंडियन बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम अलाइन कर कर हमारी ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करते हैं और कंसिस्टेंसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो अब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं आज बताऊंगी जिसको हम अच्छे से समझते हुए काम करेंगे। तो पहले क्या होता था, इंडियन बैंक्स जो थे वो सब्जेक्टिव और इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस लेकर चलते थे। जैसे कि इंटरेस्ट जो था वो हमने यहाँ पर बुक कर लिया, इवन तो रिसीव नहीं किया लेकिन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। जो बैड लोन्स थे उनको हम हाइड करने की कोशिश करते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्रेडिबिलिटी नहीं थी। तो अब हमने क्या डिसाइड किया कि नहीं, इंडियन बैंकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करनी चाहिए। इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी और रियलिस्टिक प्रॉफिट रिपोर्टिंग करेंगे। तो अब इनिशिएट किया गया इसको हमारे बेस्ड ऑन नरसिम्हम कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो उनकी रिकमेंडेशंस थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हमारे श्री एम नरसिम्हम जो थे वो चेयरमैन थे। तो स्कोप क्या है? अब हमने कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स निकाले फेस्ड मैनर में, मतलब धीरे धीरे इनको अप्लाई किया था, जिसमें इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग कैसे करेंगे एडवांसेस की। थोड़ा समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब मैं अभी समझाऊंगी, आप समझना, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। एक बैंक है, बैंक ए। ठीक है, बैंक ए ने चीकू द पीकू को लोन दिया, चीकू को लोन दिया। ठीक है, अब वो जो लोन दिया था, वो यहाँ पर जिस टाइम लोन दिया, चीकू की सैलरी यहाँ पर 24 एलपीए थी। चीकू की सैलरी 24 एलपीए थी, बैंक से उन्होंने लोन लिया। अब जो बैंक ने लोन यहाँ पर देखा कि भाई अच्छी सैलरी है, सारी चीजें हैं, कोई इशू नहीं है, रीपेमेंट ऑन टाइम हो जाएगी, क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, कोई इशू नहीं था। अब मिस्टर चीकू लोन लेकर बैठे थे, अचानक से एक दिन उनकी कंपनी ने उनका ले ऑफ कर दिया, उन्हें जॉब से निकाल दिया। नाउ द पुअर चिंकू हैज नो जॉब बिकॉज ऑफ विच, उनको यहाँ पर ईएमआई इनिशियली पे करने में तो चलो ठीक है, अपनी सैलरी से कर रहे थे, धीरे धीरे दिक्कत आने लग गई। अब शुरुआत में तो यहाँ पर ये अपनी जो सैलरी थी उससे ईएमआई पे करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ऑन टाइम। फिर धीरे धीरे सेविंग से करने लग गए, सेविंग्स वगैरह निकाल रहे थे तो थोड़ा डिले हो रहा था, बट पेमेंट कर दे रहे थे। फिर एक टाइम आया, ये यहाँ पर पेमेंट करना बंद कर चुके थे। जब इन्होंने पेमेंट बंद करी तो यहाँ पर सबसे पहले जो ड्यू डेट थी, लेट अस से ड्यू डेट इनकी 30th ऑफ नवंबर थी। ठीक है, अब 30th ऑफ नवंबर से यहाँ पर बैंक ने वेट किया 30 अगस्त दिसंबर तक, मीनिंग हमारे पास में अप टू 30 डेज, 0 से लेकर 30 डेज तक हमारी ड्यू डेट के बाद में बैंक ने वेट किया कि पेमेंट कर दे, ईएमआई दे दें। इन्होंने नहीं दिया। बैंक ने इनके अकाउंट को एक स्पेशल मेंशन अकाउंट के नाम से क्लासिफाई कर दिया। फिर बैंक ने यहाँ पर वेट किया अगले और 30 दिन के लिए। ठीक है, तो 30 से 60 डेज कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर इनके पास में फिर से पेमेंट नहीं हुई, बैंक ने इस अकाउंट को SMA1 बोल दिया। फिर 60 से 90 डेज और यहाँ पर अमाउंट रिसीव नहीं हुई, तो ये आपका SMA2 बन गया, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारे पास में एक एसेट था, बैंक के लिए एसेट, जो लोन उसने दिया हुआ था, उस लोन पर उसको पेमेंट आनी बंद हो गई, ईएमआई रिसीव होनी बंद हो गई, जिसकी वजह से वो जो लोन अकाउंट था, जब हम लोन लेते हैं ना एक अलग से अकाउंट बन जाता है, तो वो जो लोन अकाउंट था उसमें हमारे पास में सबसे पहले वो 0 था, फिर 1 और फिर 2 अकाउंट में आ गया। अब अगर किसी एसेट पर हमें 90 दिन तक पेमेंट या तो पूरी ना मिले, राइट, या फिर एक पार्टी मिले या फिर बिल्कुल नहीं मिले, तो वो बैंक के लिए हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, मीनिंग ड्यू डेट से अगले 90 डेज तक, ओवर ड्यू पीरियड हमारा 90 दिन का हो चुका है, जिस पर बैंक ने अभी तक कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है,
जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर एसेट एक एनपीए बन गया। एनपीए बन गया, फाइन। अब धीरे धीरे बैंक यहाँ पर वेट करेगा कि शायद अब पैसा आ जाए। अब अगले 12 महीने जब ये एनपीए बन गया, 90 दिन कंप्लीट हो गए, 3 महीने कंप्लीट हो गए, नवंबर से दिसंबर आ गए, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी क्रॉस हो गई, 12 महीने कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद में, ठीक है, फरवरी से अगला फरवरी आ गया, पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो ये बन जाता है एक सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट के बाद में फिर से पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो ये डाउटफुल एसेट बन गया। अब डाउटफुल में भी हम आगे कैटेगरी पढ़ेंगे, जिसमें कि अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इसको डिवाइड कर देते हैं, और फिर हमारे पास एक लॉस एसेट आता है, वो सब खैर हम आगे पढ़ेंगे। अब इतना समझ में आ गया कि जो एनपीए था उस पर अमाउंट रिसीव नहीं हो रही थी, ईएमआई रिसीव नहीं हो रही थी। अब बैंक ना अकाउंटिंग करता है, अपनी जो भी अमाउंट है उन्हें रिकॉर्ड करता है। तो बैंक का एक सॉफ्टवेयर होता है, बैंक का सॉफ्टवेयर क्या करता है, जिस जिस डेट में जो ड्यू डेट होती है, जिसमें पेमेंट रिसीव होनी होती है, उसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है कि सो एंड सो पेमेंट इज रिसीव्ड, वो जो ईएमआई है वो हमें मिल चुकी है। बट जैसा मैंने बताया, मिस्टर चीकू की जॉब जाने की वजह से उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो अब हमारे पास में जो बैंकर्स होते हैं उन्हें मैनुअली जाना पड़ता है सिस्टम में, और ये जो अमाउंट रिकॉग्नाइज कर ली गई, रिकॉर्ड कर ली गई, ये पेमेंट आ चुकी है, इसको रिवर्सिबल करना पड़ता है। मतलब उन्हें यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा कि दिस हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो इनकम रिकॉग्निशन किस चीज की हो रही है, जो हमें यहाँ पर लोन्स हमने दिए हैं जिस पर हमें ईएमआई या इंटरेस्ट पेमेंट होनी थी। एसेट क्लासिफिकेशन, वो जो परफॉर्मिंग एसेट से एसएमए पर बने, एसएमए से हमारा यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग बना, नॉन परफॉर्मिंग से सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल, डाउटफुल से लॉस एफेक्टेड बन जाता है। अब आती है प्रोविजनिंग, एक कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज प्रोविजनिंग? प्रोविजनिंग में क्या होता है, बैंक क्या करते हैं, देखो मान लो यहाँ पर एक लोन दिया हमने, ठीक है, दो कैटेगरीज लेकर चलते हैं। एक लोन दिया हमने कॉर्पोरेट को, जिसके साथ कुछ रिस्क इन्वॉल्व था, मतलब कॉर्पोरेट हो सकता था पेमेंट पर डिफॉल्ट कर जाए। एक लोन दिया हमने गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के साथ में मैं ये मानकर चलती हूँ कि कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट ऑन टाइम पेमेंट कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कॉर्पोरेट बाद में कभी डिफॉल्ट कर सकती है, तो मैं देखूंगी कितना रिस्क इन्वॉल्व है, और अकॉर्डिंगली एक अमाउंट लूंगी अपने कैपिटल का। बैंक की अपनी नेटवर्थ होती है, उसी में से बैंक अपनी एक कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, लेटस से 1000 रुपए अलग से बचा कर रखेगा और उसकी प्रोविजनिंग कर देगा। मतलब इस 1000 रुपए को ना तो बैंक किसी को लोन में दे सकता है, ना किसी और पर्पज से यूज कर सकता है, उसे अलग से साइड में बचा कर रखना है। अगर मान लो ये कॉर्पोरेट यहाँ पर 700 रुपए पर डिफॉल्ट हो जाती है, मतलब 700 रुपए वापस नहीं देती है, तो बैंक ये जो 1000 रुपए थे, इसमें से 700 रुपए राइट ऑफ कर देगा, एक खर्चे की तरह दिखाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है, उसमें एक एक्सपेंस की तरह दिखाएगा, और जो बाकी 300 रुपए थे वो यहाँ पर अपना दूसरा वापस रख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है 1000 रुपीज, जो कैपिटल मैंने बचा कर रखा, असाइड रखा, दैट आई कैन नॉट यूज इट एनीवेयर एल्स, ये कहलाती है प्रोविजनिंग। सिंपल, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग हमारे की प्रिंसिपल्स पर। तो सबसे पहले बात हो रही है इनकम रिकॉग्निशन, जो कि ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। मतलब आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अच्छा ये तो मेरे बैंक का दोस्त है, इसके अकॉर्डिंग जाना है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे होगा, ये आपका चलेगा कि किस तरीके से आपको चीजों को ऑब्जेक्टिवली करना है। सो हम कितनी रिकवरी कर पाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे देखो, इनकम रिकॉग्निशन में हमारी रिकवरी के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड्स है, अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये सारा समझाया हुआ पार्ट है। हाँ, एसेट क्लासिफिकेशन ये कैसे होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली होगा, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए। प्रोविजनिंग, ड्यूरेशन की भाई नॉन परफॉर्मेंस एसेट है यहाँ पर कितना रहा, कब तक है, और अवेलेबिलिटी एंड रिलाइजेबल वैल्यू, कितना पैसा हमें मिल सकता है यहाँ पर। जो कोलेट्रल, जो प्लेज गिरवी रखते हैं ना, जो मॉर्गेज पर चीजें रखी हैं, वॉट एवर कोलेट्रल वी हैव यूज्ड against it, whatever amount is available and we can realize it, we are recording it as a provision. So now coming to definitions, non performing asset क्या है, any asset that includes
ठीक है, लीज्ड एसेट्स एज वेल, जो कि हमारे एनपीए हो गए हैं और कोई इनकम बैंक को जनरेट कर नहीं दे रहे। देखो, एक बैंक जो होता है उसकी दो तरह की इनकम होती है, एक होती है इंटरेस्ट इनकम, एक होती है नॉन इंटरेस्ट इनकम। जैसे सर्विस, डॉक्यूमेंट, ये सब काम कर देता है बैंक को, ठीक है, किसी का इंश्योरेंस बेच दिया, वो सारी चीजें। लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इंटरेस्ट होती है, और वो कहाँ से मिलती है? जो बैंक हमें लोन देता है या जो क्रेडिट कार्ड्स हम यूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक अकाउंट को अगर हमें एनपीए क्लासिफाई करना है तो कुछ रूल्स होते हैं। ये 90 डेज का तो एक नॉर्मल रूल है। अगर मैं थोड़ा, अब आप सोचो, आप बड़े हो गए हो, आप एग्जिम बैंक का पार्ट बनोगे या आप इरडा का पार्ट बनोगे, आप जिस भी पोस्ट पर जाओगे, एक बड़े पोस्ट पर जाओगे, अब वहां से समझना, टर्म लोन होता है, एक बड़े समय के लिए लोन दिया, तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट आपका ओवर ड्यू है 90 डेज से ज्यादा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और कैश क्रेडिट, देखो ये क्या होता है ये भी समझा देती हूँ, ऐसे तो हम आगे पढ़ेंगे। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस होता है, छोटी मोटी दुकान भी होगी अगर एक, तो वो भी यहाँ पर एक करेंट अकाउंट खोलते हैं। जब उनका करेंट अकाउंट खोलता है तो मान लो उनके बैंक में 10 लाख रुपए हैं, लेकिन वो यूज कर चुके हैं 12 लाख रुपए, ठीक है, तो ऐसा वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बैंक ने एक लिमिट देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक ने मुझे 15 लाख की लिमिट दी है, तो मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपए भी है, तो मैं 15 लाख यूज कर सकती हूँ, प्रोवाइडेड जो यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट आपने एक तरीके से लोन या उधार पर ली बैंक से, वो आपको, अगर 15 लाख रुपए की लिमिट है और 7 लाख मेरे पास में अकाउंट में थे, तो 8 लाख रुपए पर कुछ इंटरेस्ट मुझे देना होगा बैंक को, ठीक है। बाकी यहाँ पर सब कुछ सही है, तो ये कहलाता है ओवरड्राफ्ट। और कैश क्रेडिट क्या होता है? सेम चीज है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक एडवांस की तरह लेते हैं और एक कोलैटरल अटैच्ड होता है, ठीक है। कोलैटरल जब मैं बोलूँ ना, तो ऐसा समझना जैसे गोल्ड लेकर क्या करते हैं, गोल्ड लोन ले लेते हैं, या हाउस के प्रॉपर्टी के कागज रखकर, प्रॉपर्टी को गिरवी पर रखकर, मॉर्गेज पर रखकर अपना हाउस लोन ले लेते हैं, या फिर कुछ लोग शेयर्स वगैरह होते हैं उनको प्लेज कर लेते हैं, तो ये सब हमारा कोलैटरल कहलाता है। अगर किसी की एफडी खुली हुई है किसी बैंक में, तो उसी बैंक से अगर मैं जाकर लोन लूं, ठीक है, जिस बैंक में एफडी खोली है वहीं से हमने लोन लिया, तो वो एफडी भी एक कोलैटरल की तरह दिखती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो ये सब कोलैटरल्स होते हैं। अब कैश क्रेडिट अकाउंट में भी हमें कोलैटरल के बेस पर सिक्योर्ड लोन मिलता है। ओके, इतना समझ में आ गया? तो ये होते हैं हमारे अगर आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब या तो मेरे अकाउंट में, इससे आगे भी पढ़ेंगे आउट ऑफ ऑर्डर को क्या कहते हैं, बस ऐसा समझो मैंने 8 लाख रुपए की एक्स्ट्रा अमाउंट यूज की ना, तो मैंने वो 8 लाख रुपए अपने बैंक में डिपॉजिट करे, इसके बाद 8 लाख कर भी दिए, तो जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था उतना अमाउंट नहीं डाला, ठीक है। एनी हाउ बैंक इज नॉट एबल टू रिकवर द कंप्लीट अमाउंट, जो कि यहाँ पर उसको रिकवर करना चाहिए था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर। फिर आते हैं बिल्स परचेज और डिस्काउंटेड, जो कि अगर ओवरड्यू रहेंगे 90 दिन से ज्यादा। अब बिल्स का भी समझ लेते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा समझाने वाली चीजें हैं, क्योंकि ऐसा बीच का सिलेबस बना दिया इन लोगों ने ना, वरना तो मैं आपको आसानी से समझा देती। एक बायर थे, एक सप्लायर होते हैं, एक बिल बनता है कि भाई हमारे पास में बायर ने कुछ सामान खरीदा सप्लायर से, बायर ने बोला पेमेंट करेंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन सप्लायर बोले काम करो, हम एक बिल बनाकर देते हैं, इसे साइन कर हमें वापस कर दो। इन्होंने बोला ठीक है, और उस बिल पर लिखा होगा कि इतने टाइम के बाद में पेमेंट की जाएगी। अब वो बिल उठाकर सप्लायर क्या करता है, अपने बैंक को दे देता है, और बैंक से बोलता है कि देखो बायर तो 6 महीने के बाद पेमेंट करेगा मुझे, लेकिन यहाँ पर अभी के अभी पैसे की जरूरत है। तो बैंक क्या करता है, बैंक अपने लिए कुछ डिस्काउंटिंग फी कट करेगा, उधारी करेगा यहाँ पर, मतलब बैंक आपको फ्री में तो कोई चीज कर देता नहीं है, तो यहाँ पर बैंक क्या करता है, आपसे बोलेगा कि सो एंड सो अमाउंट हम क्या करते हैं, काट लेते हैं और रिमेनिंग अमाउंट आपको पे कर देंगे। तो ये होता है बिल डिस्काउंटिंग या बिल परचेजिंग, जिसमें कि बैंक यूजुअली 75 से 80% अमाउंट दे देता है बिल का, और रिमेनिंग अमाउंट बाद में देता है, लेकिन एक डिस्काउंटिंग फी कट करता है, एक अपनी फीस काट लेता है, क्योंकि बैंक भी आपको उधारी दे रहा है। फिर हमारे पास में एग्रीकल्चर लोन होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन और हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है अगर, तो 2 सीजन तक हम लेकर चलते हैं, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो एक क्रॉपिंग सीजन लेकर चलते हैं, जिसमें कि इंस्टॉलमेंट हमारी ओवरड्यू हो गई है। आ गया समझ में? सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन होते हैं, सिक्योरिटाइजेशन में अभी आपको समझाऊंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर लिक्विडिटी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग आपकी 90 दिन से ज्यादा है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है,
तो डेरिवेटिव्स का चैप्टर मैंने आपको रिकॉर्ड कर दे रखा है, वहां से आप पढ़ लेना। पॉजिटिव एमटीएम वैल्यू के अंडर आएंगे अगर अनपेड है 90 दिन के लिए। तो आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस या फिर सीसीओडी अकाउंट्स, हमारे पास में एक आउट ऑफ ऑर्डर या फिर एक सीसी अकाउंट हमारा आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाता है, जब हमारे पास में जो लिमिट थी उससे ज्यादा हमने विड्रॉ कर लिया और ये हमारे पास 90 दिन के लिए कॉन्टिन्यूसली आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट हमने टाइम पर नहीं की है, तो आउटस्टैंडिंग या तो 90 दिन के से ज्यादा हो गई। कोई भी अकाउंट में पैसा आपने क्रेडिट नहीं करा, यहाँ पर ऐड नहीं करा, या फिर जो पैसा आपके अकाउंट में है वो इनसफिशिएंट है, जो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर डेबिट हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ओवरड्यू एक ड्यू डेट थी जिस पर जैसे मान लो लोन दिया और 30 नवंबर को आपको ईएमआई भरनी थी। अब 30 नवंबर के बाद में हर एक दिन आपका ओवरड्यू डेट के अंदर आ जाएगा, तो कोई भी अमाउंट आपकी ओवरड्यू होती है अगर ये ड्यू डेट पर आपने पे नहीं करी। जितना मैंने समझाया वो सारा इसी अकॉर्डिंग समझा दिया ऑलरेडी, है ना, आपको बहुत आसान लगेगा समझने में। अब आ जाओ इनकम रिकॉग्निशन। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, रिकवरी बेस्ड होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अक्रूवल बेसिस पर इसको एनपीएस के लिए नहीं लेकर जाते हैं। तो किस तरीके से हमें इनकम को रिकॉग्नाइज करना है, एज आई सेड यहाँ पर हमारे पास में अक्रू नहीं करना है इंटरेस्ट को। अक्रूड करने का मतलब वही है कि ठीक है यार ड्यू डेट से यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको लेकिन वो हम रिसीव नहीं कर रहे हैं। अगर इवन गवर्नमेंट ने गारंटी किया है स्टिल हम यहाँ पर अगर सच में कैश हाथ में आएगा तो ही रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अक्रूड का मतलब होता है एक तरीके से एक्यूमुलेट करना, कि हमने दिखा दिया हमारी बुक्स में कि हाँ भाई रिसीव हो गया लेकिन हुआ नहीं है, जब तक कैश नहीं आएगा तब तक मत दिखाओ। इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड एडवांसेस, आपने कोई यहाँ पर कोलैटरल अटैच किया था, वो भी यहाँ पर आप केवल तभी इनकम में दिखाओ कि अगर एडिक्वेट मार्जिन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर आप सिंपली क्या कर रहे हो, ऐसे ही अपना इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करोगे अनलेस अंटिल, ठीक है, हो सकता है कि आपके पास में यहाँ पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या कोई ऐसा कोलैटरल है जिसकी वैल्यू काफी हाई है और उसमें अगर आपका कस्टमर आपको पेमेंट नहीं करता है तो आपने इसको अमाउंट को शो कर दिया। कब शो करा कि यहाँ पर आपके पास में कोई वैल्यू अवेलेबल है। जैसे मान लो एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था 1,00,000 रुपए का और यहाँ पर सॉरी एक आपके पास में एक सेकेंड लोन आपके पास में जो आपने लिया लेटेस्ट से 50,000 का लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो वैल्यू थी वो थी 1,00,000 रुपए। तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको अलाउड है कि आप इसको इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज कर लो, अदरवाइज आप इसको इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। सिंपल, समझ में आ गया, आसान है। नेक्स्ट आ जाओ, फीस या कमीशंस हमारे रीनेगोशिएशन से या रीशेड्यूलिंग से जो कोई अक्रूड किए गए ओवर द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, तो यहाँ पर हमारी कुछ फीस वगैरह भी लगेगी, है ना। तो यहाँ पर अगर हमारी कोई फीस या कुछ भी लगती है, नेगोशिएशन वगैरह हुए, रीशेड्यूलिंग हमने की है, तो भी हम इसे अक्रूड यहाँ पर टू बी अक्रूड ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड केवल तभी इसको लेकर जाएंगे। तो देखो क्या होता है, मान लो लोन था, ठीक है, अब ये अमाउंट की जो डेट थी मैंने बोला कि देखो अभी पेमेंट नहीं रिसीव हो पाएगी, इस बार सीजन अच्छा नहीं चला है, थोड़ा डिले हो गया है सीजन में। जैसे कभी कभी ठंडी और सर्दी आपकी थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हो जाती है। मान लो एक एसी बेचने वाली कंपनी थी तो ठंडी थोड़ी लंबे टाइम तक चल गई तो बाद में सेल होनी शुरू होगी, तो क्रेडिट पीरियड उन्होंने एक्सटेंड करा लिया या ईएमआई की डेट थोड़ी आगे रीशेड्यूलिंग करा ली, तो उसके लिए जो फी या कमीशन आपका लग रहा है वो भी आपको अक्रूड करना होगा ओवर द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। अब आ जाओ रिवर्सल ऑफ इनकम। तो मैंने बताया अगर गलती से आपके सॉफ्टवेयर ने इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज कर भी लिया, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया था प्रीवियसली उसको रिवर्स करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, आपने मान लो आपके सॉफ्टवेयर ने ले लिया कि भाई मुझे तो अमाउंट मिल गई है लेकिन असलियत में तो नहीं मिला कोई कैश, तो उसको आपको रिवर्स करना होगा। फीस और कमीशंस यहाँ पर इनको अक्रू करना बंद करना होगा एनपीएस के ऊपर, और जो पास्ट अनकलेक्टेड इनकम है उनको रिवर्स करना होगा। अगर कोई लीज्ड एसेट है तो अनरियलाइज्ड फाइनेंस चार्जेस क्रेडिट होते हैं अर्लियर, जो कि हमारे रिवर्स या फिर प्रोवाइडेड फॉर। तो बेसिकली मान लो मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि भाई ये जो अमाउंट मुझे रिसीव होनी थी हमारी जो भी फाइनेंस एसेट था, फाइनेंस एसेट आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस पर मैंने शो कर दिया कि मुझे लीज क्या होता है, जैसे रेंट होता है ना, तो रेंट पर जैसे इनकम मिलती है वैसी इनकम मिलनी थी।
वो मैंने रियलाइज कर ली, मतलब मैंने शो कर दिया कि भाई मुझे कैश मिल चुका है जबकि एक्चुअल में नहीं मिला, तो उसको भी रिवर्स करना होगा। हमारा सॉफ्टवेयर ड्यू डेट पर खुद से रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन हमें सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट जाकर इसे मैनुअली क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। अब आ जाओ, एक और नया पार्ट है एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी इन एनपीएस। तो आप एप्रोप्रिएशन यहाँ पर किस तरीके से करोगे, हमारे रिकवरी जब होगी एनपीएस में, तो इंटरेस्ट अगर हमने रिकवर करा एनपीएस से, तो वो एक इनकम आपके लिए तभी माना जाता है जब आपने कोई और लोन लेकर उस इंटरेस्ट को पे नहीं किया। मतलब बैंक के पास में मिस्टर चीकू ने एक लोन ले रखा था जिसकी ईएमआई वो भर नहीं पा रहे थे। इन्होंने बैंक से एक और लोन ले लिया और इस बैंक से जो लोन लिया इसके पैसे से इस ईएमआई को भर दी। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो अगर इंटरेस्ट आपका रियलाइज कब हो रहा है, जब मिस्टर चीकू की सच में कोई जॉब लग गई है, वो अपनी सेविंग से कहीं से भी पैसे लेकर आते हैं लेकिन बैंक से लोन लेकर नहीं लेकर आए हैं, तो बैंक इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो इट इज नॉट फ्रॉम फ्रेश और एडिशनल फाइनेंस गारंटीड टू द सेम बोरोवर। रिकवरी अलोकेशन कैसे होगी, इन एब्सेंस ऑफ बोरोवर बैंक एग्रीमेंट, बैंक को यहाँ पर यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जैसे वो अभी तक यहाँ पर चीजों को करके जा रहे थे वैसे ही करेंगे। मान लो बैंक ने फ्रेश लोन लिया 10 लाख रुपए का, किसी को दिया, ठीक है, और बोरोवर ने उस 10 लाख में से 5 लाख रुपए की ईएमआई वापस कर दी ताकि ओल्ड एनपीए इंटरेस्ट को पे कर पाए, तो ये बैंक अपनी इनकम की तरह नहीं शो कर सकते हैं। सिंपल, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट एप्लीकेशन की बात हो रही है कि जब एक अकाउंट आपका एनपीए बन जाता है और अनकलेक्टेड इंटरेस्ट को आपको रिवर्सल करना है, तो वो आप कैसे करोगे। देखो, हमारे पास में ना अकाउंटिंग में एक रूल होता है, हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं हमारे लॉस को या फिर हमारे एक्सपेंसेस को, और क्रेडिट करते हैं हमारी इनकम को या हमारे गेन को। तो अब यहाँ पर रिवर्सल करना है तो हम कैसे करेंगे, हमारे अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपको जब कोई अकाउंट आपका एनपीए बन गया तो अनकलेक्टेड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपने कलेक्ट ही नहीं करा, पैसा आपके पास आया ही नहीं, उसको रिवर्स करोगे, फर्दर इंटरेस्ट एप्लीकेशन को रोक दोगे और मेमोरेंडम इंटरेस्ट अकाउंट को यूज करोगे जिसमें कि आप इसको ग्रॉस एडवांस में ऐड नहीं कर रहे हो। तो फर्दर इंटरेस्ट एप्लीकेशन आप यहाँ पर नहीं देकर जाओगे, बैंक एक मेमोरेंडम अकाउंट यूज कर सकते हैं जिसमें कि जो अक्रूड इंटरेस्ट था उसको रिकॉर्ड किया। मतलब सॉफ्टवेयर ने अब तो रिकॉर्ड कर लिया, अब इसमें मैं कुछ रिवर्स नहीं कर पा रही, तो मैंने क्या किया, एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाया और उसमें जो भी इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर ने रिकॉर्ड किया है वो मेंशन कर दिया, और साथ के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं डेबिट करती रही, ठीक है, एक एक्सपेंस दिखाती रही सेम अमाउंट से। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई चीज ऐड हुई, कोई चीज उतनी ही वैल्यू से कम हुई तो नेट इफेक्ट 0 आएगा। इंटरेस्ट जो होगा मेमोरेंडम अकाउंट में उसको ग्रॉस एडवांसेस से हम एक्सक्लूडेड रखते हैं, ठीक है। अब आ जाओ रिपोर्टिंग ऑफ एनपीएस। एनपीएस आपको कैसे रिपोर्ट करने हैं, तो 31 मार्च में ऑडिट जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको इनको रिपोर्ट करना होता है, जिसमें कि आप पूरा का पूरा ग्लोबली आपकी अलग अलग ब्रांचेस है बैंक की, उनका यहाँ पर सब कुछ मिलाकर ओवरऑल बताओगे कि कितना आपका पोर्टफोलियो है, और फॉरेन ब्रांचेस जो है उन्हें आप कवर करते हुए चलोगे। कंप्यूटेशन और सबमिशन में आरबीआई के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट को यूज करना है जिसमें आप ग्रॉस एडवांसेस, नेट एडवांसेस, ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस, एडवांस हम बोलते हैं जब बैंक कोई लोन देता है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक स्टैंडर्ड एसेट है 900 रुपए का और हमारे पास में जो ग्रॉस एनपीए है वो 100 रुपए का है, तो ग्रॉस एडवांस कितने का हो जाएगा, 1000 रुपए का। समझ में आया, एक स्टैंडर्ड एसेट था और एक एनपीए था। स्टैंडर्ड एसेट होता है जिसपे टाइमली पेमेंट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 रुपए का था या 900 रुपए मान लो, और हमारे पास जो ग्रॉस एनपीए था वो बनकर आया 100 रुपीज का, या 900 करोड़ 100 करोड़ ले लो जैसे भी लेना है। तो ये 1000 करोड़ के मेरे पास ग्रॉस एडवांस बन गए, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आगे हमारे पास में अगर मुझसे पूछा जाए कि ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, ठीक है, तो 10% आ गया, तो ग्रॉस एनपीए परसेंटेज आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पर निकालना है डिडक्शंस, ठीक है, तो हमने कुछ प्रोविजनिंग की होगी,
प्रोविजनिंग में क्या किया था, कुछ पैसा अलग से बचा कर रखा था, लेटेस्ट से 60 रुपीज या 60 करोड़ लेकर चलते हैं, निकाल लिया। और ईसीजीसी से जो हमें क्लेम मिलना है, हमने यहाँ पर इंश्योरेंस भी कवर कर रखा है, तो ईसीजीसी से जो क्लेम मिलना है लेटेस्ट से 10 करोड़ का मिलना है। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 70 करोड़ का हो गया, जिसको मैं अपने डिडक्शंस में लेकर जाती हूँ। तो अगर हमें ग्रॉस एडवांस, ग्रॉस एनपीए, नेट एडवांस और नेट एनपीए कवर करना है, तो हमें डेफिनेशन क्या लेनी है कि ग्रॉस एडवांस होता है स्टैंडर्ड एसेट प्लस ग्रॉस एनपीए, जिसमें कि सभी आउटस्टैंडिंग लोन्स और एडवांसेस आपके आ गए, इंक्लूडिंग जिनको आपने रिफाइनेंस किया। और रीडिस्काउंटेड बिल्स, रीडिस्काउंटेड बिल होते हैं जब हमने अपने बैंक से सप्लायर ने डिस्काउंटिंग कराकर अमाउंट ली और ये बैंक चला गया किसी और के पास में, दूसरे बैंक के पास में, और बोला कि ये पेमेंट जो है बायर से आनी है और मैंने इस बिल को सप्लायर के लिए डिस्काउंट किया था, अब तुम मुझे अमाउंट दे दो और रीडिस्काउंटिंग कर दो, तुम रिसीव कर लेना बायर से पैसा। तो ये कहलाता है रीडिस्काउंटिंग, कि एक बैंक ने डिस्काउंट कर कर बिल अपने कस्टमर को दिया अमाउंट, अब उस बैंक को खुद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसने इसी बिल को यूज कर कर दूसरे बैंक को दे दिया और दूसरे बैंक ने रीडिस्काउंटिंग कर कर इनको और अमाउंट दे दी। जैसे मान लो 1000 का बिल बना था बायर का, अब सप्लायर पैसे लेने गया तो सप्लायर से 100 रुपीज चार्ज करे हमारे बैंक ने, और यहाँ पर इनको दे दिए लेटर से 75 या 750 रुपीज। अब इसको बैंक को खुद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो बैंक ने यही सेम 1000 रुपीज का बिल दूसरे बैंक को दिया और इस बैंक से लेटर से 700 रुपीज ले लिए और 50 रुपए या 100 रुपए यहाँ पर इस बैंक को दे दिए, क्योंकि इसने भी इनको क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल की हैं। तो ये कहलाता है रीडिस्काउंटिंग। एक बार डिस्काउंटेड बिल को हमने दोबारा से दूसरे बैंक से रीडिस्काउंटिंग करा लिया, और ये बैंक आपस में करते हैं, इंटर बैंक होता है। एडवांसेस जो हमारे राइट ऑफ किए गए हैं हेड ऑफिस पर, ठीक है, तो टेक्निकल राइट ऑफ अगर हमारे किए जा रहे हैं तो उनको भी हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर कर चलते हैं। आ गया समझ में? तो ग्रॉस एडवांसेस आपको समझ में आ गए, ग्रॉस एनपीएस आपको समझ में आ गए। ग्रॉस एनपीएस के बाद में मैंने अभी आपको समझाया कि क्या क्या डिडक्शंस होने थे, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एसेट थे 900 के, 900 करोड़ ले लेते हैं, ग्रॉस एनपीए थे 100 करोड़ के, जिसमें से जो प्रोविजनिंग हमने की थी वो 60 करोड़ की प्रोविजनिंग थी और 10 करोड़ का ईसीडीसी से पैसा आना था, टोटल 70 करोड़ हो गया। तो अगर मुझसे कोई कहे कि अब यहाँ पर आपको ग्रॉस एनपीए अपॉन ग्रॉस एडवांस निकालना है, मीनिंग कि ग्रॉस एनपीएस परसेंटेज निकालना है, तो 100 अपॉन 1000 इंटू 100, और नेट एडवांस निकालना है तो यहाँ पर मैं देखूंगी कि ग्रॉस एनपीए 100 करोड़ का था और नेट एनपीए यहाँ पर मेरे पास में 30 करोड़ का ही होगा, क्योंकि बाकी जो 70 करोड़ है वो मैं रिकवर कर सकती हूँ ईसीजीसी से और जो प्रोविजनिंग मैंने बना रखी है वहां से। समझ में आ गया? नेट एडवांसेस कितने रहेंगे आपके? तो नेट एडवांस अगर मुझे निकालना होगा तो 1000 में से मुझे 70 करोड़ जो है उनको माइनस करना होगा, तो नेट एडवांसेस आ जाएंगे, ठीक है। नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए 100 करोड़ का था, जिसमें से 70 करोड़ हमने रिकवर करने हैं प्रोविजनिंग ईसीजीसी के थ्रू, 30 करोड़ हो गए। अगर नेट एडवांस की बात की जाए तो ग्रॉस एडवांस 1000 करोड़ थे, 70 करोड़ के डिडक्शन थे, तो ये हमारे पास यहाँ पर 930 करोड़ आ जाएंगे। सिंपल। डिडक्शन अगर ग्रॉस एडवांसेस से करते हैं तो प्रोविजनिंग हमने एनपीए अकाउंट की थी, ईसीजीसी या डीआईसीजीसी। डीआईसीजी क्या होता है? डिपॉजिटर इंश्योरेंस गारंटी जो होता है ना, वो कि भाई हमारे पास में 5 लाख का तक जो अमाउंट मिलता है, वो हो गए क्लेम्स हमारे पेंडिंग है लेकिन इनकी एडजस्टमेंट। और पार्ट पेमेंट जो हमारे सस्पेंस अकाउंट या सिमिलर अकाउंट्स में है। सस्पेंस अकाउंट क्या ऐसा होता है? देखो, जब बैंक की डेबिट एंट्रीज उसके क्रेडिट एंट्री से मैच नहीं कर रही होती हैं, तो हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं जिसके के थ्रू हम इनको मैच करते हैं। और यूजुअली सस्पेंस अकाउंट हमें हेल्प करते हैं ये समझने में कि बैंक के साथ में कितने अमाउंट तक के फ्रॉड्स अभी तक हुए हैं, ठीक है। कोई गड़बड़ होती है तो इन सस्पेंस अकाउंट से ही हमें पता चलता है। सनराइज अकाउंट बैलेंस, यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज किया है रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स पर, जो अकाउंट्स होते हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ जाती है लोन्स वगैरह की, तो वो हमारे पास हो गए, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? फ्लोटिंग प्रोविजंस, अगर हमने ऑप्ट किया है कि भाई डिडक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर टियर 2 कैपिटल, तो हमारे पास में अगर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमने बनाए थे और अब हमें इन्हें डिडक्शन करना पड़ेगा, हमें अमाउंट इन जो लोन्स हमने दिए थे उस पर से रिसीव नहीं हुई है। तो नेट एनपीए क्या बनेगा आपका?
ग्रॉस एनपीए 100 करोड़ था, डिडक्शंस जो आपके आए उसमें से आप इसको माइनस कर लेंगे और नेट एनपीए परसेंटेज बनता है नेट एडवांस का। तो यहाँ पर कैसे बनाओगे इसको, कितना आ रहा था ग्रॉस एनपीए 100 करोड़ का, ये था आपके डिडक्शन 70 करोड़ के 30 करोड़, ठीक है। तो नेट एनपीए आपके हो गए 30 करोड़, नेट एडवांसेस थे आपके 930 करोड़ इनटू 100, तो इससे आप इसको निकाल लेंगे। एडिशनल नोट्स, ग्रॉस एनपीए में जो प्रिंसिपल ड्यू है एनपीए का वो लेकर चलते हैं, और जो फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन्स हमारे क्रेडिट किए गए थे सनराइज अकाउंट में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सनराइज अकाउंट क्या होता है। जो मिसलेनियस अमाउंट्स होती है ना, उनको हम यहाँ पर लेकर जाते हैं सनराइज अकाउंट में, ठीक है। जैसे इरेगुलर आइटम्स हो गए आपके, या फिर यहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत माइनर ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो उनको हम हमारे सनराइज एक्सपेंसेस या फिर सनराइज डेटर्स में ले जाते हैं, ठीक है। चलो, जैसे मीटिंग में आपने कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवा लिए, तो फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन जो होते हैं वो भी हमारे पास में यहाँ पर सनराइज अकाउंट में आएंगे। फ्लोटिंग प्रोविजंस को हम डिडक्ट कर सकते हैं ग्रॉस एनपीए से, अगर हमने इनको ऑलरेडी हमारे टियर 2 कैपिटल में यूज किए हैं। अब आ जाओ एसेट क्लासिफिकेशन पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अभी आपको सारा समझाया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो जब हमारे पास में एनपीए कितने समय से एनपीए है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेकर चलते हैं। तो एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, मतलब हमारा 1 अप्रैल को एनपीए बना एसेट, ठीक है। तो अगले साल के 1 अप्रैल तक अगर इस पर कोई भी अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो रही है तो ये एनपीए बन गया, है ना। तो 1 साल में 12 महीने के अंदर अंदर ये सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है। तो एनपीए फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, या फिर हमारे पास में ये लेस देन 12 मंथ रहता है, तो इस पूरे पीरियड में इसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस है, हमें पता है कि भाई हमारे चीकू की जॉब ही नहीं लग पाई अभी तक। पॉसिबल फ्यूचर लॉस है, अगर यहाँ पर इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया। अब हम हो सकता है चीकू से बोल दे कि प्रिंसिपल दे दो वापस, इंटरेस्ट चलो रहने दो। डाउटफुल एसेट, अगर कोई सब स्टैंडर्ड एसेट 12 महीने से ज्यादा यहाँ पर आपका सब स्टैंडर्ड रहता है, 12 महीने तक तो ठीक है, एक एनपीए था आपका जो अगले 12 महीने भी एनपीए रहा सब स्टैंडर्ड। अब सब स्टैंडर्ड यहाँ पर ये आपका आगे अगले 12 महीने भी अगर ये सब स्टैंडर्ड ही रहता तो हम इसे डाउटफुल एसेट बोल देते हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक ये क्या कहलाएगा, एनपीए आपका सब स्टैंडर्ड। अब 1 अप्रैल 2026 से आगे जो भी टाइम आएगा उसमें ये डाउटफुल एसेट बन जाता है, क्योंकि वीकनेस है यहाँ पर सब स्टैंडर्ड एसेट की, और कलेक्शन या लिक्विडेशन जो है वो हाईली डाउटफुल है कि हमें इस पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिल पाएगी। लॉस एसेट आपके 2 तरह के हो जाते हैं। देखो, एक तो हमारे पास फ्रॉड एसेट हो गई कि भाई बैंक के साथ कोई फ्रॉड हो गई, तो वो भी लॉस एसेट में लेकर जाते हैं। या फिर बैंक आरबीआई के ऑडिटर्स आते हैं बैंक में, ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स में आरबीआई के ऑडिटर्स जाते हैं, तो हर बार ना कुछ ऑडिटर्स किसी ना किसी बैंक में जाकर ऑडिटिंग करते हैं, और अगर वो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो गए कि भाई इससे तो पेमेंट मिलने से रही, इस पर्टिकुलर लोन अकाउंट से तो कोई पेमेंट आने से रही, तो इसको अनकलेक्टिबल इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। राइट ऑफ कंप्लीटली नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर नेग्लिजिबल वैल्यू है जो कि हम शायद रिसीव कर पाए, या फिर ये जो बैंकेबल एसेट है ये अनजस्टिफाइड होगा। अब हमें पता है भाई पेमेंट आनी ही नहीं है, हम किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर इस चीज से कन्विंस हो चुके हैं, तो ये कहलाता है लॉस एसेट। तो क्या क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है एसेट का। तो क्लासिफिकेशन क्रेडिट की वीकनेस और रिकवरी रिकॉर्ड के ऊपर होता है, ना कि सब्जेक्टिव एडजस्टमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है वो बोरोअर वाइज हो रहा है, ना कि फैसिलिटी वाइज होता है। जिन अकाउंट्स में टेम्पररी डेफिशिएंसीज हैं, अब ये मैं समझाती हूँ बोरोअर वाइज फैसिलिटी वाइज। देखो, बोरोअर वाइज और फैसिलिटी वाइज क्या होता है। एक मेरे पास एक बैंक था, ठीक है, बैंक ए है, बैंक ए में चीकू, टीकू, मीकू 3 लोग आए, इन तीनों ने लोन्स लिए हैं। चीकू यहाँ पर तीनों ने लेटेस्ट से यहाँ पर पर्सनल लोन लिए हैं। तो अब यहाँ पर जो पर्सनल लोन लिए और मिस्टर चीकू जो है क्या, वो उनका एक लोन एनपीए बन गया। तो अब इन्होंने जितने भी और लोन इस सेम बैंक से लिए होंगे वो सब भी एनपीए ही यहाँ पर बन जाएंगे। मिस्टर पी को और मिस्टर मीकू ने भी यहाँ पर पर्सनल लोन लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनके लोन्स यहाँ पर एनपीए बने, लेकिन मिस्टर चीकू के सारे लोन आपके एनपीए बन जाते हैं। तो एसेट क्लासिफिकेशन बोरोअर वाइज होती है, ना कि फैसिलिटी वाइज। तो अगर मेरे बैंक से आपने 3 लोन लिए और एक लोन आपका एनपीए बन गया,
तो चाहे इन दोनों लोन्स पर आप टाइमली पेमेंट कर भी रहे हो तो भी मेरे लिए तीनों ही लोन एक एनपीए कहलाएंगे। सम आपको क्लियर हो गया? अब आ जाओ टेम्पररी डेफिशिएंसीज के ऊपर। तो हम यहाँ पर किसी भी अकाउंट को एनपीए नहीं मानते हैं माइनर इश्यूज की वजह से। व्हाट आर दीज माइनर इश्यूज? अगर स्टॉक स्टेटमेंट सबमिशन में डिले हो गया, मैंने एक लोन लिया था और मैंने ये वर्किंग कैपिटल लोन लिया था जिसमें कि मुझे ये लोन इसलिए चाहिए था कि मैं रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर पाऊं। अब क्योंकि रॉ मटेरियल मुझे चाहिए था अपनी फैक्ट्री के लिए, मैंने यहाँ पर ये लोन लिया। बैंक ये बोलता है कि आपको स्टॉक स्टेटमेंट्स देनी है, मतलब आपके गोडाउन में, आपकी इन्वेंट्री में आपने इस रॉ मटेरियल को खरीद कर रखा हुआ है या इसकी प्रोसेसिंग हो गई है या फ्रेश गुड्स में जैसे भी है, आपको स्टॉक स्टेटमेंट्स देनी होंगी। अब हो सकता है अभी रॉ मटेरियल बहुत महंगा है, मैंने सोचा अभी थोड़ा 10 दिन के लिए रुक जाती हूँ, सस्ता होगा तब ले लेंगे। तो अगर कुछ डिले हो गया स्टॉक स्टेटमेंट सबमिशन में तो हम एनपीए नहीं बोल देंगे। अगर टेम्पररी ओवरड्रॉ करा, मान लो मैंने एक लोन लिया था और यहाँ पर ओवरड्रॉ बहुत टेम्पररी टाइम के लिए, लेटर से 10 दिन के लिए किया, बाद में जितना अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ में वो अकाउंट में, करेंट अकाउंट में पैसा डाल दिया तो भी, या फिर लिमिट रिन्यूअल में कुछ डिले हो गया अप टू 180 डेज तो भी यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो एक एनपीए नहीं माना जाएगा। ठीक है, लिमिट्स रिन्यू हो जाती है ना, हमारे पास कितना लोन का हमारा अमाउंट है उतना ही रिन्यू हम कर सकते हैं, अमाउंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें हमारी देखी जाती हैं। समझ में आ गया किस तरीके से हम यहाँ पर हमारा बोरोवर वाइज जाते हैं या फिर क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ की रूल्स होते हैं। की रूल्स क्या है? अगर ड्रॉइंग पार कैलकुलेट की गई है फ्रॉम स्टॉक ओल्डर देन 3 मंथ्स तो अकाउंट इरेगुलर माना जाएगा। तो आपके पास में जो 3 महीने पुराना स्टॉक था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपकी यहाँ पर जो ड्रॉइंग लिमिट है वो कैलकुलेट की, तो ये मेरे लिए यहाँ पर इरेगुलरिटी की तरह काम करेगा। समझ में आ गया? इसके अलावा और क्या चीजें हैं? इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लो ऐसी इरेगुलरिटी 90 दिन के लिए रहती है तो ये एक एनपीए स्टेट आपका बन जाएगा। ठीक है, अपग्रेडेशन एनपीए अकाउंट का कैसे होता है? अगर मान लो एनपीए था, बन गया भाई एनपीए, अब चीकू की जॉब लग गई, चीकू टाइम पर पेमेंट करने लग गया, तो जितनी भी अरीराज थी, जितनी भी ईएमआईज बची हुई थी वो सारी आप यहाँ पर पहले तो क्लियर करोगे। ठीक है, तो ही आप इसको स्टैंडर्ड बनाओगे। अब रेगुलराइजेशन नियर बैलेंस शीट डेट, मान लो 31 मार्च आ रही है जब बैंक को अपनी बैलेंस शीट क्लोज करनी है और चीकू की जॉब लगी 15 मार्च की, तो नियर बैलेंस शीट अब ये रेगुलराइजेशन करने हैं। तो फ्यू क्रेडिट बिफोर ईयर एंड डू नॉट नेसेसरली मीन द अकाउंट इज स्टैंडर्ड। कुछ अमाउंट आपने अपने अकाउंट में डाल भी दी उस टाइम पर तो ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट को हम स्टैंडर्ड मान लेंगे। यहाँ पर देखा जाएगा कि जेन्युइन फाइनेंशियल रिकवरी हुई है और एविडेंस भी देना होगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैंक को करनी पड़ती हैं। बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन, तो अगर कोई फैसिलिटी एक बोरोवर की एनपीए है तो बाकी सभी भी एनपीए बन गई। मतलब एक लोन आपने लिया टर्म लोन, एक आपने कैश क्रेडिट लिया, तो अगर टर्म लोन एनपीए हो गया तो कैश क्रेडिट भी एनपीए, चाहे इस पर कितनी भी रेगुलर पेमेंट्स कर लो। सेपरेट लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी अकाउंट्स हमारे पार्ट ऑफ बोरोवर्स ऑब्लिगेशन माने जाते हैं। व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? एक रिटन में लेटर होता है जो कि बायर का बैंक सप्लायर को देता है कि अगर सप्लायर, बायर आपको पेमेंट नहीं करता है टाइम पर तो डियर सप्लायर आई विल बी पेइंग यू द सो एंड सो अमाउंट। तो एक तरीके से रिटन में गारंटी ले रहा होता है। अब बैंक कोई भी काम फ्री में नहीं करता तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन या इश्यू करने के लिए भी पैसा काटता है। ठीक है, अगर कोई बिल्स अंडर एलसी हैं तो उनको हम एनपीए तब तक नहीं मानते अनलेस कि डॉक्यूमेंट्स आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर एलसी पेमेंट डिफॉल्ट अकर्स एंड इज नॉट रेमेडीड। मान लो अगर यहाँ पर जो देखो लेटर ऑफ क्रेडिट में ना एक चीज होती है, सामान हमारे बायर को कब मिला इस बात से हमें मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास जब आती हैं और डॉक्यूमेंट्स कैसी हैं वो बैंक देखता है, सामान से बैंक का मतलब नहीं है, वरना बैंक सबके जाकर गोडाउन तो चेक नहीं करने बैठेगा। तो डॉक्यूमेंट्स अगर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होती हैं तब तक लेटर ऑफ क्रेडिट आपका एनपीए नहीं बनता, और या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट की जो पेमेंट थी उस पर डिफॉल्ट आपका हुआ है और ये रेमेडीड नहीं हुआ। ठीक है, फिर आते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स।
डेरिवेटिव हम क्यों लेते हैं? ताकि हम हेजिंग कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए हमारे एसेट को। तो पॉजिटिव मार्क टू मार्केट रिसीवेबल्स अनपेड फॉर 90 प्लस डेज, इनको हम एनपीए मानते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मुझे पेमेंट रिसीव करनी थी उस पर्टिकुलर डेरिवेटिव पर जो कि 90 दिन तक नहीं आई है, लेट अस से कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या स्वैप्स हैं, तो उन पर अगर हमें पेमेंट नहीं रिसीव हो रही है 90 दिन तक, तो वो एनपीए बन जाती हैं। नाउ कंसोर्टियम लैंडिंग, कंसोर्टियम लैंडिंग क्या होती है इसे समझो। तो कंसोर्टियम लैंडिंग में हमारे पास में एक बड़ा लोन चाहिए होता है किसी एक कंपनी को। जैसे मान लो किसी को नेशनल हाईवे बनाना है और 100 करोड़ का लोन चाहिए। नेशनल हाईवे ने तो नहीं बन पाएगा, 1 करोड़ बना लेते हैं। अब यहाँ पर एक बैंक अकेला तो इतना बड़े लोन दे नहीं सकता, तो हमारा एसबीआई, पंजाब बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बड़े बड़े बैंक जो हैं वो सब यहाँ पर साथ में आते हैं। साथ में आकर ये 100 करोड़ का लोन जो है ये देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास में एक होता है लीड बैंक। लीड बैंक क्या करता है, जो हमारे पास में मान लो ये कंपनी थी एबीसी लिमिटेड, इसको जब लोन चाहिए था ये सबसे पहले इस लीड बैंक के पास जाता है, बोलता है मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, अवेल करा दो। और फिर लीड बैंक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन बैंक्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस लोन को प्रोवाइड करने का काम, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है ऑन टाइम, वो सारी चीजें देखता है। ऑफ कोर्स इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, बाकी बैंक से ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो ये हमारी कहलाती है कंसोर्टियम लैंडिंग। तो हर एक बैंक अपने शेयर ऑफ रिकवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफाई करेगा अकाउंट को। 100 करोड़ का लोन था, लेटर से 10 करोड़ की इंटरेस्ट पेमेंट इनको करनी थी, इन्होंने केवल 6 करोड़ की करी। अब 6 करोड़ की पेमेंट इस बैंक को मिल गई, इसको मिल गई, इसको मिल गई, ठीक है, इसको नहीं मिली, इसको नहीं मिली, इसको मिल गई, फिर बाकी इनको नहीं मिली। तो 4 बैंक ऐसे थे जिनको पेमेंट नहीं मिली। तो ऐसे में ये जो 4 बैंक थे ये तो अपने हिसाब से इसको एनएमएनपीए, एसएमए जो भी क्लासिफाई करना है वो करेंगे, और जिनको पेमेंट रिसीव हो गई टाइमली वो उसको स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे। तो हर एक बैंक यहाँ पर उसकी रिकवरी कितनी हुई है या शेयर ऑफ रिकवरी कैसी है, अकॉर्डिंगली अकाउंट को क्लासिफाई करेगा। ये लीड बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि एक्यूरेटली यहाँ पर रिकवरी को रिफ्लेक्ट कर पाए। अब यहाँ पर अगर कोई फ्रॉड हो जाता है या जो सिक्योरिटी रखी गई थी वो इरोड हो गई, मान लो मैंने एक कंपनी के शेयर्स प्लेज करे और हाल फिलहाल में कंपनी जो थी वो इंसॉल्वेंट हो गई और कोई अमाउंट अब मुझे उन शेयर से तो नहीं मिलने वाला। तो जब एक सीरियस क्रेडिट थ्रेट है या फिर बैंक के साथ कोई फ्रॉड हो गई, तो डायरेक्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पर डाउटफुल या लॉस एसेट की तरह की जाएगी। ठीक है, तो स्किप करेंगे इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम सब स्टैंडर्ड एनपीए ये सब नहीं कर रहे हैं, हमें पता है भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया, पैसा नहीं आना वापस। ठीक है, लॉस एसेट हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पर कंपनी बंद हो गई, सिक्योरिटी की तो पूरी वैल्यू खत्म हो गई, तो हमने इसको डाउटफुल में डाल दिया, जैसे भी है। चलिए अब आती है बात पैक्स और एफएसएस लोन्स की। तो सबसे पहले पैक्स को समझते हैं कि पैक्स क्या होते हैं। इनको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, या फिर एफएसएस का मतलब क्या होता है, फार्मर सब्सिडी सोसाइटीज होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में फार्मर सर्विस सोसाइटी, सॉरी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, देखो पैक्स में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मीनिंग हमारे पास में अलग अलग फार्मर्स होते हैं। अब ये फार्मर्स की इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर तो है नहीं, तो ये एक साथ मिलकर एक यहाँ पर सोसाइटी बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें कि ये जो अपनी प्रोड्यूस होती है वो साथ में लाते हैं और फिर यहाँ पर सेल करते हैं, जिससे कि इनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाती है। तो समटाइम्स यहाँ पर जब अपने पास मान लो इन फार्मर मेंबर्स को लोन की जरूरत है, सो दैट ये अपनी हार्वेस्टिंग वगैरह कर पाए, कल्टीवेशन कर पाए क्रॉप्स का, तो ये बैंक से लोन लेते हैं। तो जब ये बैंक से लोन लेते हैं, तो अगर इन्होंने बैंक से लोन लिया है और उसका ये यहाँ पर पेमेंट ओवर ड्यू हो गया 2 क्रॉप सीजन के लिए, तो वो एनपीए बनेगा। और अगर यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो 1 क्रॉप सीजन के लिए। अब इतना आपने मैम क्यों समझाया वो मैं आपको भी देखोगे कि किस तरीके से, मान लो अभी अलग अलग मेंबर्स थे, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, पैक्स ने लोन लिया, एनपीए बन गया। ठीक है, अब यहाँ से कोई मेंबर इंडिविजुअल लोन लेने गया, तो क्या उसका लोन भी एनपीए बन जाएगा? नहीं, वो लोन एनपीए नहीं बनता है। तो यहाँ पर एक सोसाइटी अलग हो गई और इसके इंडिविजुअल मेंबर्स अलग हो जाते हैं। अदर लोन्स आउटस्टैंडिंग ऑन लैंडिंग अरेंजमेंट, जो बाकी यहाँ पर लोन्स हैं
और वो ऑन लैंडिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है, तो नॉर्मल एनपीए रूल आपका लगेगा कि भाई जो भी हमारे रूल्स इसके ऊपर हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट होता है तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि इस लेक्चर को ना 2 बार देख लो, जिन लोगों के लिए पहली बार इस तरह के कॉन्सेप्ट वो लोग पढ़ रहे हैं। जिन्होंने जेआईबी सीआईबी का एग्जाम दे रखा है उनके लिए थोड़ा क्लियर होगा, बट अदर लोगों के लिए नहीं होगा, तो प्लीज एक बार देख लेना। अच्छा, ऑन लैंडिंग अरेंजमेंट क्या होता है? यहाँ पर बैंक जो है रीलैंडिंग करता है फंड्स की टू अल्टीमेट बोरोअर्स, तो छोटे छोटे बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको धीरे धीरे लैंडिंग करता रहता है। ओके, तो 2-3 बैंक्स मिलकर भी ऐसा कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये हमारा चलता है। अब लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट हो सकते हैं जैसे एफडीआरडी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, या फिर आपका यहाँ पर आईबीपीज, किसान विकास पत्र, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो ये हमारे एनपीए क्लासिफाई नहीं होते हैं। टू एडवांसेस अगेंस्ट गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर एक्सेप्शन रहेगा कि भाई गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर आपके पास में अगर गवर्नमेंट ने या फिर हमने गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया है, तो मान लो 10 लाख का गोल्ड था और हमने यहाँ पर लोन दे दिया 5 लाख रुपए का, तो गोल्ड तो हम ऐसे भी अभी तक वैल्यू 12 लाख की हो चुकी होगी, तो 5 लाख के लोन को क्या एनपीए बनाना, इसको बेचेंगे, राइट। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट गारंटी के अगेंस्ट होगा तो एनपीए बन जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जैसे गवर्नमेंट कोई बॉन्ड या फिर कोई टी बिल्स आपके इशू कर रही है। लोन्स जिसमें कि मॉरिटोरियम पीरियड होता है। मॉरिटोरियम पीरियड क्या होता है, जैसे आपने एजुकेशन लोन लिया तो अब आपकी जॉब यहाँ पर लगने में सारी चीजों में टाइम लगेगा, तभी तो रीपेमेंट कर पाओगे, तो बैंक 1 साल का आपको मॉरिटोरियम पीरियड दे देगी कि इस बीच में आपको रीपेमेंट नहीं करनी, आपकी जो ईएमआई का टाइम आएगा वो अगले साल से आएगा, इस साल के बाद में। तो यहाँ पर जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटरेस्ट आपका ड्यू केवल पोस्ट मॉरिटोरियम होगा। एनपीए आपका ड्यू डेट जब मॉरिटोरियम पीरियड एंड हुआ उसके बाद में बनना शुरू होता है। स्टाफ को लोन दिए, बैंक अपने स्टाफ को लोन्स देता है, तो इंटरेस्ट ओवर ड्यू यहाँ पर केवल तब है जब प्रिंसिपल रीपेमेंट आपकी शुरू हो गई। एग्रीकल्चर एडवांसेस, अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आपने कोई लोन्स दिए तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप आपको बता दिया मैंने, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट आपका 2 क्रॉप सीजन के लिए ओवर ड्यू है, लॉन्ग ड्यूरेशन में 1 क्रॉप सीजन के लिए। डेफिनेशन यहाँ पर एसएलबीसी अप्रूव्ड क्रॉप कैलेंडर्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, अकॉर्डिंगली आपका जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो डेफिनेशन है वो हमें कौन देता है, एसएलबीसी देता है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी। नेक्स्ट यहाँ पर नेचुरल कलामिटीज अगर आ गई तो लोन को हम रीशेड्यूल कर देंगे। अब मान लो ड्रॉट्स आ गई या फ्लड्स आ गई, पूरी क्रॉप खराब हो गई, बेचारे किसान कहाँ से पैसा देंगे, तो रिवाइज टर्म्स हमारी करंट ड्यूज की तरह ट्रीट होती हैं और हम रिवाइज रीपेमेंट कंडीशंस को यहाँ पर अपनी लगाते हैं। तो रूरल हाउसिंग लोन, इंदिरा आवास योजना, रीपेमेंट आपकी अलाइंड टू क्रॉप साइकिल्स रहती है। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस की बात करते हैं। अब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत हमारे लिए रिलायबल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये एनपीए केवल तभी मायनी जाएगी जब गारंटी इन्वोक कर दी, उन्होंने बोला अब हम गारंटी नहीं दे रहे। स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड एनपीए नॉर्म्स लगते हैं, अगर ओवरड्यू 90 डेज से ज्यादा हो गया तो भी अगर गारंटी एग्जिस्ट करेगी फिर भी आपके लिए एक एनपीए बन जाता है। प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अगर हाईवे वगैरह बन रहे हैं या नॉर्मल है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन की, आपका यहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशन कब शुरू होंगे, तो आरबीआई ने डिटेल्ड नॉर्म्स निकाले कि कैसे अगर डिलेज आएंगे तो आपको इनके साथ जाना है। अब ये प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर क्लास नहीं समझ में आई है ना, एक बार और समझ लेना, सुन लेना, समझ में आ जाएगी। वैसे तो कोशिश मैंने एक एक लाइन, इस लेक्चर में हम एनपीए क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ रहे थे जैसा कि आप लोग जानते हैं, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अब हम कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर बात किससे रिलेटेड हो रही है आपकी, कल हमने यहाँ पर स्टार्ट जो किया था लास्ट टाइम प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें कि एनपीए आपका कैसे डिफाइन होगा वो था। तो क्लासिफिकेशन कैसे डिपेंड करेगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट हमारे कमर्शियल ऑपरेशंस का आरबीआई ने डिटेल्ड नॉर्म्स निकाले कि कैसे हमें डिलेस के साथ में डील करना है। अब प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अगर डेफरमेंट हो गया, डेफरमेंट का मतलब होता है सिंपली कि कोई चीज आपकी इन फ्यूचर होगी, अभी नहीं हो रही है, ठीक है, आगे की तरफ खिसका दी गई है,
तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस यहाँ पर डेफर किए जाते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपके अप टू 2 इयर्स है और नॉन इंफ्रा अप टू 1 ईयर होगा, तो यहाँ पर आपके जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, नॉन इंफ्रा का 1 साल तक हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका 2 साल तक। तो एसेट आपके स्टैंडर्ड ही रहेंगे, जो कि यहाँ पर आरबीआई की प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है कि ठीक है यार, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें टाइम लग जाता है, कई बार हम सोचते हैं कि 1 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा, 2 महीने लग गए। ओनरशिप में अगर चेंज आता है, अगर फर्दर एक्सटेंशन यहाँ पर तभी अलाउ किया जाएगा अगर एक प्रमोटर या ओनरशिप चेंज हो रही है, ठीक है, और प्रिस्क्राइब टाइमलाइन और ड्यू डिलिजेंस को आपको फॉलो करना होगा। डीम्ड डीसीसीओ, अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एंटायर प्रोजेक्ट आपका ऑपरेशनल नहीं है तो भी कंप्लीटेड यूनिट्स कैन बी डीम्ड कमर्शियली ऑपरेशनल, तो इनकम रिकॉग्निशन और स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन को अलाउ किया जाएगा। फाइनेंसिंग कॉस्ट ओवररन, एडिशनल फंडिंग जो है वहां पर हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड रहेगा अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है ओवररन के लिए, टैग और कमर्शियल वायबिलिटी आपकी इंटैक्ट रहती है। अकाउंट यहाँ पर स्टैंडर्ड था टू बिगिन विद। फिर आप देखेंगे स्कोप इंक्रीज, यहाँ पर मल्टीपल रिविजन, तो प्रोजेक्ट का स्कोप इंक्रीज हो जाता है या साइज इंक्रीज हो जाता है या डीसीसीओ जो है वो मोर देन वंस आपका यहाँ पर रिवाइज हो गया, तो स्पेशल नॉर्म्स एप्लीकेबल हैं और ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर होने चाहिए। कंबाइंड डीसीसीओ डेफरमेंट हुआ और कॉस्ट भी ओवररन हो गई, हमने जितनी कॉस्ट सोची थी उससे ज्यादा लग गई, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में नॉर्म्स जो है वो केसेस कवर करेंगे जहां पर डीसीसीओ का डेफरमेंट और कॉस्ट ओवररन आपका अक्कर होगा, तो स्ट्रिक्ट एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स हमें फॉलो करनी है। फिर आते हैं इनकम रिकॉग्निशन, मीनिंग जो इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो और जो प्रिंसिपल आपको मिलेगा एज अ बैंक जब आपने कोई लोन दिया, तो उस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो अक्रूअल बेसिस पर होती है। मतलब देखो, मानकर चलो एक यहाँ पर लोन है जो कि बैंक ने दिया और इसकी जो ईएमआईज होती हैं वो क्वार्टरली पे की जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर ईएमआईज जो हैं वो हम यहाँ पर ईएमआईज की जगह क्वार्टर पेमेंट करते हैं, ईक्यूआईज हो गई। तो अब यहाँ पर मानकर चलो कि हमारे पास में एक साल में 4 क्वार्टर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले क्वार्टर में पेमेंट मिल गई, दूसरे क्वार्टर में पेमेंट मिल गई, राइट। अब यहाँ पर दूसरा क्वार्टर लेट अस स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, तो यहाँ पर ये जुलाई मंथ था, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर में पेमेंट आनी है, ठीक है। तो मान लो मुझे सितंबर के मंथ में 30 सितंबर को अकाउंट्स अपने क्लोज किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, तो 30 सितंबर को मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, तो मुझे पेमेंट मिल रही है, तो एसेट कैसा होगा, मेरे लिए परफॉर्मिंग एसेट है। तो ऐसे में मैं अपने अकाउंट्स में ये शो कर सकती हूँ कि ये वाली पेमेंट और ये वाली जो पेमेंट थी वो मुझे रिसीव हो गई है, इन 2 मंथ की पेमेंट रिसीव हो गई है। इनकम हम अक्रूअल बेसिस पर ले जाते हैं। अक्रूअल का मतलब ऐसे समझो एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक सब स्टैंडर्ड अकाउंट है, मुझे पेमेंट यहाँ पर तो मिली थी, यहाँ पेमेंट नहीं मिली, तो यहाँ पर मैं फिर अपना जो अगस्त का और सितंबर का मंथ होगा इसमें केवल और केवल कैश बेसिस पर इसको शो करूंगी, तो इनकम मेरी केवल कैश बेसिस पर शो की जाएगी। आया समझ में किस तरीके से होगा, एक और बार समझाती हूँ। देखो ऐसा समझो, एक और सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक। अब हमारे पास में लेट अस कंसीडर एक लोन था जिसका पेमेंट जनवरी में आया, फरवरी में आया, ओके। अब 31 मार्च को मुझे यहाँ पर अपनी बुक्स को क्लोज करना था और लेट अस कंसीडर कि 31 मार्च की जगह ये काम मैं 30 मार्च को ही कर रही हूँ और पेमेंट आनी है 31 मार्च को। तो जब मेरा स्टैंडर्ड एसेट है, पेमेंट टाइमली आ जाती है, तो मैं यहाँ पर इनकम जो है अक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड कर सकती हूँ, मैं शो कर दूंगी कि इट इज रिसीव्ड, फाइन। बट इन केस, क्योंकि मैं 31 मार्च तक की बुक्स बना रही हूँ, इन केस मेरे पास में नॉन स्टैंडर्ड है एसेट, सब स्टैंडर्ड बेसिकली या नॉन परफॉर्मिंग या जो भी है, अब जनवरी में भी पेमेंट नहीं आई, फरवरी में भी नहीं आई, तो मार्च की पेमेंट मैं यहाँ पर 30 मार्च को भी यहाँ पर केवल तभी दिखा सकती हूँ जब कैश रिसीव होगा, अदरवाइज इसे हम नहीं शो करते हैं,
ठीक है, इतना समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी इनकम को रिकॉग्नाइज करना है। अगर मान लो हमारे पास में एक फंडेड, ठीक है, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन है, तो या फिर इक्विटी कन्वर्जन है, तो जो रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग FITL होता है क्या, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, मतलब एक ऐसा लोन जहां पर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी, क्या थी, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी उनको हमने यहाँ पर कन्वर्ट करवा लिया बैंक से अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को एक नए लोन में, ठीक है, एक सेपरेट टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट करा लिया। अब आ जाओ अदर स्पेसिफिक सिचुएशंस में, जब पोस्ट शिपमेंट सप्लायर क्रेडिट होता है तो ECGC अगर वो कवर्ड है। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में ECGC कैसे काम करता है। ECGC में आप देखेंगे पोस्ट शिपमेंट, देखो सबसे पहले तो मैं थोड़ा समझा देती हूँ क्या होता है। एक होता है पोस्ट शिपमेंट, एक होता है प्री शिपमेंट क्रेडिट। पोस्ट शिपमेंट का मतलब होता है, प्री शिपमेंट समझते हैं पहले। मान लो एक ऑर्डर आया एक इंपोर्टर की तरफ से एक एक्सपोर्टर के पास में जो इंडिया में एक्सपोर्टर है, कि भाई मुझे ना यहाँ पर कुछ सामान चाहिए। अब ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, तो इन्होंने रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर किया, फिर उसके बाद में इसकी प्रोसेसिंग करी, प्रोसेसिंग में लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, बहुत सारे कॉस्ट लगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक फिनिश गुड्स बन गए। अब जब फिनिश गुड्स बन जाएंगे उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पर कैश रिसीव किया जाएगा, पेमेंट किया, मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पर सामान भेजा उधार पर और फिर हमें कैश मिल गया। ये होती है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल में जो फंड चाहिए वो होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। अब प्री शिपमेंट फाइनेंस इसी से रिलेटेड होता है। तो जब हमने कोई सामान एक्सपोर्ट करना है तो क्या होगा, बैंक से ये एक्सपोर्टर बोलेंगे कि भाई मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है या इसकी प्रोसेसिंग कराने के लिए फंड्स की जरूरत है, तो बैंक पैकेजिंग तक का जो पैसा होता है, मतलब शिपमेंट से पहले पैकेजिंग तक होगी किसी भी सामान की, पैकेजिंग तक के लिए यहाँ पर अगर आपको फाइनेंस चाहिए, क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए, तो बैंक ये पैसे दे देते हैं। समझ में आया। तो प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है और पोस्ट शिपमेंट क्या होता है, मान लो अभी एक्सपोर्टर ने सामान भेजा, तो एक्सपोर्टर ने जब सामान भेजा तो वो इंडिया से होता हुआ मान लो अमेरिका तक पहुंचा, USA तक चला गया, ठीक है। अब USA में किसी आपके वेयर हाउस में रखा, वेयर हाउस से कोई एजेंट होगा जो कि इसे सेल करने में हेल्प कर रहा है, या पोस्ट शिपमेंट हमें किसी और पर्पज से कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए, उधार चाहिए बैंक से जो हमने लिया है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास में ये फंड भी हम बैंक से ले लेते हैं। तो प्री शिपमेंट जो पैकेजिंग से पहले का है, पोस्ट शिपमेंट जो पैकेजिंग के बाद का है। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखो, अगर पोस्ट शिपमेंट आपने यहाँ पर सप्लायर क्रेडिट लिया और ECGC ने इंश्योरेंस दिया, या तो ECGC एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस देगी इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के ऊपर, या तो फिर बैंक को देगी इस लोन के ऊपर, ठीक है। ECGC एक्सपोर्टर को भी यहाँ पर क्या देती है, इंश्योरेंस कवर, और बैंक को भी देती है। तो अगर एक्सिम बैंक पे करेगा गारंटीड अमाउंट 30 दिन के अंदर अंदर पोस्ट इन्वोकेशन, यहाँ पर या तो ECGC कवर्ड है। अगर एक्सिम बैंक आपको पता है क्या करेगा, एक्सिम बैंक ने यहाँ पर बैंक्स के थ्रू भी फंड्स देता है और खुद भी अपने प्रोडक्ट्स और पॉलिसीज लेकर आता है। तो अगर गारंटीड अमाउंट इसने पे की 30 दिन के अंदर अंदर, जब यहाँ पर इन्वोकेशन हो गया तो इसको हम NPA क्लासिफाई नहीं करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्टर की जगह, एक्सपोर्टर का जो यहाँ पर लोन था या क्रेडिट फैसिलिटी थी उसको एक्सिम बैंक ने गारंटी दे दी, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट फाइनेंस। अब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अगर मान लो कोई इंपोर्टर है जिसने फॉरेन बैंक को पेमेंट किया, क्योंकि यहाँ पर एम्बार्गो या पॉलिटिकल रीजन हुआ, फंड्स रेमिट नहीं हो पाए, इंपोर्टर ने पेमेंट कर दी अपने बैंक को। अब बैंक हमारे, देखो होता क्या है, जब एक इंपोर्टर होता है और एक एक्सपोर्टर होता है, ठीक है, तो इंपोर्टर का बैंक यहाँ पर इंपोर्टर के एंड से एक्सपोर्टर के पेमेंट को, एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट करता है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर के पेमेंट बैंक को कैसे पेमेंट करता है, स्विफ्ट MT 700 के थ्रू। स्विफ्ट MT 700 के थ्रू यहाँ पर पूरा पेमेंट किया जाता है, पूरा मतलब मैसेजेस भेजे जाते हैं, पेमेंट्स होती है। अब इंपोर्टर ने अपने बैंक को तो पैसा दे दिया था, लेकिन एक्सपोर्ट बैंक के पास पहुंच नहीं पाया,
कुछ तो रीजंस हुए। तो अकाउंट हम एनपीए 1 साल तक नहीं लेंगे जब ये डिपॉजिट अब्रॉड फॉरेन बैंक में किया गया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है बस हमारे इंपोर्टर को कि उसने अपने बैंक को ये पेमेंट दे दी थी, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे आएगा, वो ऑफ कोर्स स्विफ्ट के थ्रू आ जाता है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर। अगर हमारे पास कोई लोन है और उसका एक्सपोजर है, यहाँ पर उसका हमारे पास में कुछ ट्रांसफर वगैरह होना है, तो वो कैसे होगा। लोन एक्सपोजर क्या होता है पहले ये समझो। अगर मैंने आपको 100 करोड़ का लोन दे रखा है तो 100 करोड़ का मेरा एक्सपोजर हो गया। अगर 100 करोड़ में 50 करोड़ का आपने कोई यहाँ पर एसेट जो है कोलैटरल के फॉर्म में रख दिया, तो 50 करोड़ का बचा हुआ अमाउंट जो है वो मेरा एक्सपोजर हो गया। तो लोन एक्सपोजर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर आरबीआई की डायरेक्शंस को कवर किया जाता है। क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, लोग क्रेडिट कार्ड्स बनवाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक डेट दी जाती है कि इस डेट में आपको स्पेशली 5th ऑफ एवरी मंथ तक यहाँ पर पेमेंट करनी होती है, राइट। और ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड में आपको अगर आपने 10,000 रुपए खर्च किए तो पूरे 10,000 रुपए एक बिल बनाकर बताया जाता है कि मिनिमम इतना अमाउंट पे करना है। अगर मिनिमम ड्यू जो मिनिमम अमाउंट पे करनी थी आपको वो आपने 90 दिन तक पे नहीं की, तो यहाँ पर आपके पास में ये एक एनपीए बन जाता है। फिर बैंक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को बताता है या तो फिर चार्ज करेगा लेट फीस अगर पास्ट ड्यू यहाँ पर 3+ दिन के बाद हो रहा है। मतलब पेमेंट या तो आप तुरंत कर दो या 3+ दिन के बाद में अगर कर रहे हो तो फिर आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो आपको क्रेडिट स्कोर्स देती है ना, जैसे सिबिल स्कोर आता है, तो वो सारे स्कोर जो होते हैं वो यहाँ पर उनको कंपनीज को इन्फॉर्म कर देंगे। डेज पास ड्यू काउंटेड फ्रॉम ड्यू डेट नॉट ट्रांजेक्शन डेट। और आपका जो अमाउंट का डेट कैलकुलेट किया जाता है वो ड्यू डेट से। आपने 1 से लेकर 31 जनवरी तक पेमेंट की, 5th ऑफ फरवरी को आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरने थे। अब 5th फरवरी से अगले 90 दिन तक कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 90 दिन में पेमेंट नहीं आती है तो यहाँ पर वो एनपीए बन जाता है, ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स। अब क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग कर ली जाती है। रीस्ट्रक्चरिंग क्यों होती है, तो यहाँ पर मान लो मिस्टर चिंकू थे, बेचारे मिस्टर चिंकू ने लोन लिया था, पेमेंट वो कर नहीं पाए, वो एनपीए बन गया। एनपीए बनने के बाद जॉब लग गई, वापस से पेमेंट करने लग गए, तो यहाँ पर पूरा रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है। तो अपग्रेड केवल तभी अकाउंट को किया जाएगा जब 1 साल तक इस अकाउंट पर प्रॉपर पेमेंट्स आ रही हैं, ये अकाउंट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे रहा है, या फिर ड्यू डेट यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट की जो भी पहले आएगी। अब 1 साल के पीरियड के अंडर अकाउंट आपका डिटोरिएट नहीं करेगा इन क्लासिफिकेशन अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने या तो फिर वो अमाउंट लिया जाएगा जिस दिन आपने यहाँ पर अपना 1 साल कंप्लीट हो गया। जैसे मान लो मिस्टर चिंकू ने अब 1st ऑफ जनवरी को पेमेंट की, तो अगले 1st ऑफ जनवरी 2027 तक देखा जाएगा कि अकाउंट परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए, तभी यहाँ पर इसको अपग्रेड करेंगे। और इस पूरे साल में अकाउंट को डिटोरिएट नहीं करेंगे, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको हम सब स्टैंडर्ड या एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाम नहीं देते। प्रोविजन रिवर्सल भी अलाउड है। अब आपको पता है बैंक को एनपीएस के लिए यहाँ पर डाउटफुल एसेट के लिए प्रोविजनिंग करनी होती है। जैसे जैसे डिटोरिएट होगा अकाउंट, ठीक है, मतलब एनपीए बना, सब स्टैंडर्ड बना, डाउटफुल बना, वैसे वैसे प्रोविजनिंग में जो कैपिटल आप रख रहे थे वो भी बढ़ती जाती है। तो अगर एनपीए यहाँ पर सब स्टैंडर्ड एसेट था, फिर उसको हमने यहाँ पर अपग्रेड कर एनपीए करा और एनपीए से उसको स्पेशल मेंशन और फिर स्टैंडर्ड बनाया, तो वो जो प्रोविजन था वो भी आपका रिवर्स हो जाएगा। वो जो अलग से कैपिटल बचा कर रखी थी अब वो कम रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आता है टेक आउट फाइनेंस। देखो टर्म्स ना बड़े अजीब अजीब नए नए टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन बड़े आसान से होते हैं। मतलब पता आपको सब कुछ है, देखा आपने सब है, बस उससे रिलेटेड एक टर्म को ऐड कर देते हैं। तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे एनपीए नॉर्म्स को फॉलो करना जब तक एक्चुअल टेक ओवर नहीं हो जाता। और यहाँ पर कोई भी इनकम रिकॉग्निशन तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि सच में कैश नहीं मिल जाता। और टेक ओवर इंस्टीट्यूशन जो होगा वो क्लासिफाई करेगा अकाउंट को एज एनपीए रेट्रोस्पेक्टिवली।
बेस्ड ऑन व्हेन एनपीए अकर हुआ। ठीक है, कोई कंपनी थी, एनपीए बन गई, अब काम वो कर नहीं रही है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव वे में एनपीए को यहाँ पर डिक्लेयर कर दोगे। व्हाट आर द प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर एडवांसेस लॉस एसेट्स? नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वॉट एवर वेरी आई कीप हियर, एग्जाम में क्वेश्चंस तो यहाँ से बनते ही हैं। तो प्रोविजनिंग क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बैंक को बोला जाता है कि एक सर्टेन कैपिटल आपको अपनी बचाकर प्रोविजन में डालनी होती है अकॉर्डिंग टू द रिस्क, जितना रिस्क इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर यहाँ पर एसेट के साथ में। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एसेट याद है ना, जो बैंक ने लोन दे रखा है उसको हम एसेट बोलते हैं, क्योंकि वो बैंक के लिए यहाँ पर एक एसेट था। तो अगर एक लॉस एसेट है, एक ऐसा एसेट जिसको आरबीआई के लोग चेक करने आए और वो यहाँ पर अभी एकदम सेटिस्फाई हो चुके हैं, उन्होंने बेसिकली बोल दिया है कि भाई ये तो देखो पैसा नहीं आना है, या फिर यहाँ पर बैंक की ये चीज मान ले, एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर्स हो सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर इसको हमें आइडियली राइट ऑफ करना है। लेकिन अब देखो, एक साथ मान लो 50 लाख रुपए का या 1 करोड़ का या 50 करोड़ का लोन था, बैंक ने दिया था, लॉस एसेट बन गया। अब यहाँ पर प्रोविजनिंग होगी, प्रोविजनिंग में क्या था, वो जो कैपिटल मैंने अलग से बचाकर रखी हुई थी, अब मुझे वो राइट ऑफ करनी है और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एक खर्चे की तरह दिखा देना है। इतना बड़ा अमाउंट राइट ऑफ करूं एक ही क्वार्टर में, बहुत मुश्किल है। बैंक की जो यहाँ पर बैलेंस शीट है वो डिटोरिएट हो जाएगी, लोगों को लगेगा बैंक तो बिल्कुल ही केयरलेस है। तो इसके लिए आरबीआई बोलता है कोई बात नहीं, आपको राइट ऑफ तो करना पड़ेगा, एक क्वार्टर में ना करके एक साल में 4 क्वार्टर्स हैं, एक एक क्वार्टर में यहाँ पर करते हुए जाओ। तो 4 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट ऑफ। अगर 2 फाइनेंशियल ईयर में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लो। तो अगर राइट ऑफ नहीं करते हो तो बैंक को यहाँ पर 100% प्रोविजनिंग करवा देंगे। ठीक है, बैंक को बोलेंगे ठीक है राइट ऑफ मत करो, फिर आपको इसको रिटेन करना है, 100% प्रोविजनिंग करो, कोई भी एक्सक्यूज डिले का यहाँ पर नहीं होगा, या तो फुल प्रोविजनिंग करो या तो राइट ऑफ कर दो। डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स कौन से होते हैं, जो आपके यहाँ पर सब स्टैंडर्ड बनकर रहते हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर ना एनपीए नहीं होगा, ये गड़बड़ लिख दिया है मैंने, यहाँ पर सब स्टैंडर्ड होगा, जो आपके सब स्टैंडर्ड रहते हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अब इसको अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड पोर्शन में कवर करते हैं, कैसे होता है सारा समझाती हूँ। सबसे पहले तो डाउटफुल एसेट क्या है वो आपको पता चल गया होगा। एक एनपीए कब बनता है, जब 90 दिन तक पेमेंट नहीं आई ड्यू डेट से, फिर अगले 12 महीने तक ये सब स्टैंडर्ड रहता है, और फिर पेमेंट नहीं आई तो फिर ये उसके बाद में डाउटफुल एसेट बन जाता है। अब डाउटफुल एसेट यहाँ पर हुआ, तो जब बैंक लोन देता है तो बैंक यूजुअली यहाँ पर आपका कोलेट्रल भी लेता है। मानकर चलो एक कोलेट्रल यहाँ पर था जिसकी वैल्यू थी 75 करोड़, और जो हमारे पास में यहाँ पर लोन था वो था 100 करोड़ का। लोन कितना है, 100 करोड़ का। कोलेट्रल कितना है, कोलेट्रल है आपका 75 करोड़ का। अब इसका मतलब हुआ 100 करोड़ को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक होगा 75 और एक होगा आपका यहाँ पर रिमेनिंग 25 करोड़। जो 75 करोड़ है वो मेरे लिए सिक्योर्ड पोर्शन बन गया, और जो आपका 25 करोड़ है वो मेरे लिए एक अनसिक्योर्ड पोर्शन बन गया। समझ में आ गया। सिक्योर्ड प्रोविजन जो आपका पोर्शन होगा उसमें आपकी ड्यूरेशन कितनी है डाउटफुल की, उसके ऊपर जाओगे। अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए आपको 100% प्रोविजनिंग करनी है, मतलब 25 करोड़ अमाउंट जो है ये आपको प्रोविजन बनाना होगा। अब ये जो टेबल है इसको थोड़ा याद कर लेना। तो ड्यूरेशन हमारी डाउटफुल कैटेगरी में अगर 1 साल से कम है, ठीक है, या 1 साल तक है, तो आपको अनसिक्योर्ड प्रोविजन तो 100% करना है, सिक्योर्ड में 25% करना होगा। अगर 1 साल से लेकर 3 साल तक है तो 40% प्रोविजनिंग होगी, और अगर 3 साल से ज्यादा हो गया ये डाउटफुल एसेट तो 100% सिक्योर्ड पोर्शन की भी प्रोविजनिंग करोगे। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर जिसकी रियलाइजेबल सिक्योरिटी यहाँ पर 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग से कम होनी चाहिए।
ठीक है। ऑल्सो एनुअल स्टॉक ऑडिट हमें कंपलसरी है एनपी अकाउंट्स के लिए 5 करोड़ या उससे ज्यादा। स्टॉक ऑडिट क्या है, हमारे पास में जो अगर मान लो मैंने अपनी इन्वेंट्री वगैरह को उसमें रखा है, ठीक है, तो उसकी ऑडिटिंग की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर वैल्यूएशन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो रही है, सिक्योरिटी में जिसको रखा हुआ था कोलैटरल जो था, तो वो 3 साल में की जाएगी। देखो होता क्या है, थोड़ा सा मैं अलग से बता देती हूँ आपको। जब बैंक यहाँ पर आपसे बोलता है कि आप अपने हाउस प्रॉपर्टीज को, यहाँ पर कोई मान लो बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग एक कागज आपने कोलैटरल में रखे, अगर एक्चुअल वैल्यू 150 है, 150 करोड़, तो बैंक ना इस पर फिर भी एक हेयर कट लेता है। हेयर कट में क्या होता है, बैंक ना बोलेगा आपको कि हाँ 150 करोड़ है, लेकिन हो सकता है बाद में वैल्यूएशन कम हो जाए किसी वजह से, तो मुझे रिस्क झेलना पड़ेगा। जैसे कोविड-19 में रियल एस्टेट के बहुत ज्यादा प्राइसेस गिरे, तो बैंक बोलेगा मैं इसको केवल 125 करोड़ मानकर चलता हूँ। समझ में आ गया? तो बैंक यहाँ पर वैल्यूएशन भी ना आपकी हेयर कट लगाकर करता है। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यूएशन है, देखो आज ये बिल्डिंग 150 करोड़ की है, कल ये हो सकता है 200 की भी बन जाए, या फिर हो सकता है 100 यहाँ पर 25 करोड़ की भी हो जाए। तो हर 3 साल में इसकी वैल्यूएशन करना होगा। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, हमने लॉस एसेट से फिर डाउटफुल एसेट, डाउटफुल में अब हम सब स्टैंडर्ड पर आ गए, जो कि एनपी आपके 12 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए रहे हैं। तो बेसिक प्रोविजनिंग यहाँ पर क्या होगी कि 15% यहाँ पर ऑन टोटल स्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मान लो 100 करोड़ है, तो 15 करोड़ यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्रोविजन करना होगा। अगर अनसिक्योर्ड था ये लोन, इस पर कोई कोलैटरल अटैच नहीं था, तो 25 करोड़ करना होगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे जिसमें एक प्रॉपर एस्क्रो अकाउंट भी बना हुआ था और लीगल राइट भी थी, तो 20% करना होगा। ये रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएंगे। अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड यहाँ पर ज्यादा रिस्की होता है, इसीलिए 25% की प्रोविजनिंग करनी होती है। अनसिक्योर्ड एक्सपोजर में स्पेशल फोकस क्या है, तो एक्सपोजर्स यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे अनसिक्योर्ड अगर रियलाइजेबल सिक्योरिटी 10% या उससे कम है। ऐसे एक्सपोजर्स के लिए प्रोविजनिंग हमारी 100% होगी। टेंजिबल सिक्योरिटी में हम यहाँ पर राइट्स, लाइसेंस, ऑथराइजेशन और गारंटीज को नहीं लेकर चलते हैं। इतना समझ में आया? अगर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है तो हमें यहाँ पर अलग से रियलाइजेबल सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पर 10%, देखो मान लो 100 रुपए का लोन दिया और 9 रुपए का कोलैटरल लगा दिया, तो रियलाइज तो हम केवल 9 रुपए कर पाएंगे, 10% से भी कम है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रोविजनिंग आपकी 100% करनी होती है। अब आते हैं बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर वाले प्रोजेक्ट, तो इनको हम सिक्योर मानेंगे अगर वाइबिलिटी प्रूवन हो गई और सिक्योरिटी यहाँ पर लीगली एनफोर्सिएबल है। अगर यहाँ पर आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है, तो अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो हम इनको सिक्योर्ड मानेंगे। अब स्टैंडर्ड एसेट्स में प्रोविजनिंग रेट क्या होते हैं, दिस इज समथिंग यू हैव टू रेक्टिफाई, ठीक है। अगर डायरेक्ट फार्म क्रेडिट है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लोन है, इंडियन इंडिविजुअल हाउसिंग है, तो 0.25% की आपको प्रोविजनिंग करनी है। कमर्शियल रियल एस्टेट है तो 1% की, कमर्शियल रेजिडेंशियल हाउसिंग का है तो ऐसे में यहाँ पर 0.75 की, हाउसिंग टीजर लोन है तो 2% की पहले साल के लिए, फिर रीसेट कर 0.40 की, और रीस्ट्रक्चर्ड है, नेचुरल कलामिटी की वजह से एनपीए बन गया था, अब रीस्ट्रक्चरिंग हुई 5% की। अदर सिचुएशंस में ये आपका 0.40% रहेगा। ये प्रोविजंस आपके नेटेड नहीं है, ग्रॉस एडवांसेस से, ठीक है, और ये आपके एनपीए कंप्यूटेशन में यूज होते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब आती है बात अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। एडिशनल प्रोविजनिंग करनी होगी अगर बोरोअर ने अनहेज्ड एक्सपोजर रखा, मतलब हेजिंग का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन, तो हम इंश्योरेंस लेते हैं, या फिर हमारे पास क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, डेरिवेटिव्स होते हैं अलग अलग के, तो यहाँ पर अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है तो हम फॉरवर्ड, फ्यूचर, ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। अगर ये हमारा कोई भी अनहेज्ड एक्सपोजर है, अनप्रोटेक्टेड है, तो एडिशनल प्रोविजनिंग करनी होगी डिपेंडिंग अपॉन द लॉस एज परसेंटेज ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन।
ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है ना, उसमें हमने अभी डेप्रिसिएशन को भी कट नहीं करा है और इंटरेस्ट भी अभी पे नहीं करा, तब हमारे पास में एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कितनी करनी है वो हमें यहाँ पर बता रखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम अपनी नेक्स्ट पार्ट है वो कवर। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हमारे पास ग्रॉस एनपीएस कितने हैं, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में प्रोविजनिंग अगर होनी है तो प्रोविजनिंग के लिए आपके पास में जो प्रोविजंस आपने बनाया अपॉन ग्रॉस एनपीएस, कि कितना आपके पास में यहाँ पर लॉस आप कवर कर सकते हो, इतना कैपिटल आपने अचानक अलग से बचा कर रखा हुआ है। तो आरबीआई ने यहाँ पर गाइड किया था कि 70% हमारे पास पीसीआर होना चाहिए एज ऑफ सितंबर 30, 2010। तो ये एक बेंचमार्क डेट हमारे लिए थी, एंड इसमें ये भी बोला गया था कि आप लोगों को इससे थोड़ा ज्यादा ही रखने की कोशिश करनी है। साथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोविजंस जो है वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ट्रांसफर किए जाएंगे काउंटर साइक्लिक प्रोविजनिंग बफर में। अब ये काउंटर साइक्लिक प्रोविजनिंग बफर क्या है कि यहाँ पर अच्छे समय में आपने प्रोविजंस बनाए ज्यादा अमाउंट के, जो बुरे समय में अगर ज्यादा मान लो एनपीएस बढ़ जाते हैं तो बैंक को प्रोटेक्ट करेंगे इंसॉल्वेंट होने से, फॉल डाउन होने से। तो यहाँ पर इनको केवल और केवल सिस्टमिक डाउनटर्न्स में यूज किया जाएगा, और आरबीआई अप्रूवल के साथ में पीसीआर की जो फिगर होती है वो हमें डिस्क्लोज करनी है नोट्स टू अकाउंट में ऑफ द बैलेंस शीट। अब यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट कैसे बनते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे पास देखा जाएगा जैसे लाइबिलिटीज होती हैं, है ना, और एसेट्स होते हैं, फिर हम क्या करते हैं लाइबिलिटीज में एस्ट्रिक्स लगा लेते हैं, और एस्ट्रिक्स लगा लगा कर यहाँ पर फिर नोट्स टू अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो प्रोविजनिंग आपकी लाइबिलिटी साइड में आता है, ये आपको पता होगा ही। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ ये, अगर राइट ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 96I 196I इंटरेस्ट इनकम जो आती है बैड डेट्स पर वो टैक्सेबल होती है जब क्रेडिटेड या रिसीव हुई विच एवर इज अर्लियर। इसके अलावा यहाँ पर प्रोविजनिंग अमाउंट जो है उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में देखो बैंक जो है उनके लिए इंटरेस्ट इनकम उनकी मेन इनकम है, तो जो इंटरेस्ट वो रिसीव कर रहे हैं उस पर तो टैक्स लगेगा, लेकिन अगर प्रोविजनिंग बनानी पड़ रही है और प्रोविजन को हमें यहाँ पर राइट ऑफ भी करना पड़ सकता है, वो कैपिटल हमारे पास अलग से है ना, तो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जैसे ईबीआईटी है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं पहले उन पार्ट्स को डिलीट करते हैं जहाँ पर टैक्स लग सकता है, उसके बाद में फुल प्रोविजनिंग करते हैं या फिर राइट ऑफ हम लोग कर रहे हैं, एंड ये क्लेम जो है वो एप्लीकेबल टैक्स बेनिफिट्स के ऊपर लगेगा। रिकवरीज अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास में ये ऑफर की जाएंगे फॉर टैक्सेशन व्हेन रियलाइज्ड, राइट ऑफ एट हेड ऑफिस लेवल। तो यहाँ पर हेड ऑफिस जो है वो राइट ऑफ कर सकते हैं लोन्स को इवन इफ दे अपीयर इन ब्रांच बुक्स, ठीक है। प्री कंडीशन प्रोविजनिंग जो होती है वो हमारी एज पर एसेट क्लासिफिकेशन की जाती है, जैसे डाउटफुल एसेट है या फिर हमारा लॉस एसेट है तो हम लोग उसके लिए अकॉर्डिंग करते हैं, बट लेकिन बिफोर राइट ऑफ बैंक को एग्जॉस्ट करने हैं जितने भी रिकवरी एफर्ट्स हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर प्रोविजनिंग कर रहे हैं और राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब राइट ऑफ का मतलब है हम उसे लॉस एसेट मान चुके हैं, तो उससे पहले यहाँ पर बैंक रिकवरी की कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से रिकवर हो जाए अमाउंट, तो डिस्क्लोजर्स जो करने हैं, डिटेल्स यहाँ पर राइट ऑफ की लिखनी है, सेपरेट डिस्क्लोजर टेक्निकल राइट ऑफ के लिए करना है, और एनुअल फाइनेंशियल्स में हमें इसे करना होगा। एनपीए मैनेजमेंट डेटा सिस्टम्स एंड मॉनिटरिंग फोकस कर लेंगे, अर्ली वार्निंग प्लस यहाँ पर आपका रोबस्ट एमआईएस के ऊपर। तो बैंक्स को अर्ली डिटेक्शन मैकेनिज्म करना है कि हमें यहाँ पर पहले ही पता चल जाए कि पर्टिकुलर जो अकाउंट है वो शायद यहाँ पर स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड की तरफ जा रहा है, और सेगमेंट लेवल कौन सा है। फिर यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना है, ट्रिगर करेंगे क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शंस हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, ठीक है। अब आते हैं एमआईएस रिक्रूटमेंट्स के ऊपर, रिक्रूटमेंट्स नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास में नो मिसमैच बिटवीन रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी डेटा वर्सेस इंटरनल एमआईएस जनरेट करेंगे सेगमेंट वाइज एनपीए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी, ओपनिंग बैलेंस कितनी है, एडिशंस क्या है, रिडक्शंस, अपग्रेडेशन, रिकवरी, राइट ऑफ, क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना रहेगा। इसके अलावा प्रोविजंस टेक्निकल राइट ऑफ्स हमने कितने किए। तो एमआईएस यहाँ पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे मैनेजमेंट को इंटरनली रिपोर्ट देता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स की तरह काम करता है, और प्रोएक्टिव एनपीए कंट्रोल रहता है। फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेस का यहाँ पर किया जाता है,
तो हमारे पास में एसएमए अकाउंट्स होते हैं, आपको पता होगा, अगर ड्यू डेट से हमारे पास 30 डेज तक कोई भी अमाउंट नहीं आती है, ठीक है, तो हमारे पास में इस पूरे पीरियड को, जैसे अगर मान लो 12th ऑफ मार्च ड्यू डेट थी, इसमें इंस्टॉलमेंट पे करनी थी या हमें प्रिंसिपल पे करना था या दोनों में से एक साथ पे करना था, जो भी रहा होगा, तो अगर वो अमाउंट हमें नहीं मिल रही है 0 से 30 डेज के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं एसएमए नॉट, है ना। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एसएमए 1 होता है 31 से 60 डेज के लिए, एसएमए 2 होता है 61 से 90 डेज, एंड द सेम गोज फॉर कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो जितने भी अकाउंट्स हैं जहां पर एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज्यादा का रहेगा, वो हमें ट्रायलिस्ट को इन्फॉर्म करना होता है, और मंथली ट्रायलिस्ट मेन रिपोर्ट जो है वो हमें देनी होती है। सो बेसिकली हमारे पास में 50 मिलियन का, आप देखते हैं कि यहाँ पर 50 मिलियन रुपीज से ज्यादा का अगर कोई भी अकाउंट है, ठीक है, तो जितने भी अकाउंट्स हैं वो डिफॉल्ट करें ना करें, अगर किसी ने लोन लिया है तो रिपोर्ट दी जाती है यहाँ पर कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर कंपनी है या ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इन्होंने इतना बड़ा लोन ले रखा है। ओके, सो वीकली डिफॉल्ट रिपोर्ट जो है वो भी मैंडेटरी होती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, तो आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में तो सुना ही होगा। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास में कोई पर्टिकुलर कंपनी ने लोन्स ले रखे हैं और वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, तो पहले क्या होता था, हम यहाँ पर उन कंपनीज में डेटर इन कंट्रोल के प्रिंसिपल से जाते थे, जिसमें कि पर्टिकुलरली जो ओनर होते थे इस कंपनी के, उनको हम लोग यहाँ पर वही कंपनी रन कर रहे हैं, और हमारे पास डेटर इन कंट्रोल होगा, सॉरी प्रिंसिपल नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो कंपनी बार बार डिफॉल्ट कर रही है, तो कंपनी को बेच दिया जाएगा, उसके एसेट्स को बेच दिया जाएगा। अब यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं देखो, हम ना क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिवाइवल की तरफ जाएंगे। अब रिवाइवल में हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि भाई किस किस इंसान का या किस किस बैंक का लोन लिया हुआ है, और क्रेडिटर्स को कंट्रोल दे देंगे, और क्रेडिटर्स यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करने की कोशिश करेंगी, ना कि शट डाउन। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्हें चेंज कर दिया जाएगा। एंड जब हम यहाँ पर इन्हें रिवाइव करने वाले हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि जो एम्प्लॉइज हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी 24 मंथ्स की सैलरी अगर पेंडिंग है तो वो पे की जाती है पहले, मतलब उनकी 24 मंथ्स की जो सैलरी है वो यहाँ पर पे की जाएगी। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज, ये यहाँ पर क्या करते हैं, अगर डिफॉल्ट हुआ तो रिव्यू पीरियड स्टार्ट करते हैं 30 दिन का। लैंडर्स इनिशिएट करेंगे लीगल प्रोसीडिंग, फाइनलाइज करेंगे रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी को। अगर रेजोल्यूशन प्लान चूज हुआ तो लैंडर्स यहाँ पर इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट को साइन करेंगे। डिसीजन वैलिड होता है अगर 75% बाय वैल्यू है और 60% बाय नंबर है। आरपी यहाँ पर एटलीस्ट लिक्विडेशन वैल्यू पे करेंगे डिजेंटोस को, और आरपी इंप्लीमेंट की जाएगी विद इन 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ रिव्यू पीरियड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर रेजोल्यूशन पीरियड जो है उसमें हम ये देखते हैं कि कम से कम जो डिजेंटर्स हैं उनको हम एटलीस्ट लिक्विडेशन वैल्यू पे कर पाए, और ये हमें 180 दिन के अंदर अंदर अपना प्लान जो होगा, जैसे रिव्यू किया कि भाई सिचुएशन क्या है, कितना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, कितना नहीं, रिवाइवल वगैरह, उसके 180 दिन के अंदर अंदर हमें से करना होता है। तो दीज आर योर रेफरेंस डेट्स। अगर एग्रीगेट एक्सपोजर 2000 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो यहाँ पर रेफरेंस डेट 7 जनवरी 2019 थी। ये हमारे पास में इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आरपी जो है उसमें आपको पेमेंट रेगुलराइजेशन, एक्सपोजर यहाँ पर जो है उसका सेल कर सकते हैं, जैसे लोन्स हमने दे रखे हैं तो लोन हमने इन्वेस्टर्स को दे दिया और धीरे धीरे यहाँ पर पास थ्रू सर्टिफिकेट सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ये अमाउंट रिसीव कर ली। ओनरशिप में अगर चेंजेस हैं और डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है आरपी इंप्लीमेंटेशन की, तो सबसे पहले तो रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी, ओनरशिप में चेंज होगा। फिर यहाँ पर एक्सपोजर अगर 100 करोड़ से ज्यादा का है तो इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवैल्यूएशन करेंगे आरबीआई अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब आरपी कंसिडर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड तभी माना जाता है जब लैंडर्स जो है जिनका ऑनगोइंग एक्सपोजर आरपी कंडीशंस को मीट करता है और सभी एक्सपोजर्स फुल्ली एक्सटिंग्विश हो चुके हैं सेल या रिकवरी के थ्रू। यहाँ पर अगर डिलेड इम्प्लीमेंटेशन हो गया रेजोल्यूशन प्लान का तो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी होगी। तो टाइमलाइन जो है अगर 180 दिन की है तो 20% की एडिशनल प्रोविजनिंग करनी होगी,
और अगर यहाँ पर रिव्यू पीरियड से 365 डेज लग गए तो 20% तो आप पहले से कर ही रहे थे प्रोविजनिंग, 15% और करनी है, टोटल 35% की प्रोविजनिंग करनी होगी। अदर एस्पेक्ट्स में प्रूडेंशियल नॉर्म्स एप्लीकेबल हैं अगर कोई भी रेजोल्यूशन प्लान इनसाइड या आउटसाइड आईबीसी है। सुपरवाइजरी एक्शन में आरबीआई एक्ट करेगा स्ट्रिक्टली अगेंस्ट अटेम्प्ट्स अगर कोई भी ट्रू एसेट क्वालिटी यहाँ पर हाइड करने की कोशिश करता है, मतलब वो जो लोन वगैरह हमने दे रखा है यहाँ पर या जो कोलैटरल्स की सिक्योरिटीज की वैल्यू है वो मान लो आप थोड़ा कम दिखाना चाह रहे हो, हाइड करना चाह रहे हो, इस डर से कि ऐसा ना हो यहाँ पर आपको ज्यादा पेनल्टीज लगे या ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़े। डिस्क्लोजर्स में डिटेल्स जो है इम्प्लीमेंटेड आरपीस की वो नोट्स टू अकाउंट में डालोगे। एग्जामिशन में एमएसएमई रिवाइवल या फिर रिहैब आपकी सेपरेट आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। तो ये एक बार समरी है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये यहाँ पर आपके लिए रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके लिए यहाँ पर तरीका बताया गया है। काउंटर साइक्लिक प्रोविजनिंग बफर में क्या होगा कि इसको हम जब सिस्टम वाइड टर्न है स्पेसिफिकली एनपीए प्रोविजंस के लिए यूज करते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है और किस तरीके से हम यहाँ पर राइट ऑफ करेंगे, क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पर बात हो रही है आपके प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या रहेंगे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, जब लेंडर जो लोन दे रहे हैं बैंक वो एक कंसेशन देते हैं एक फाइनेंशियली डिस्ट्रेस बोरोवर को, जिसमें कि एक्सटेंशन रीपेमेंट पीरियड का होता है, इंटरेस्ट रेट्स कम लगा देंगे, जैसे 10% इंटरेस्ट रेट है बोलेंगे चलो 5% दे देना लेकिन प्रिंसिपल पूरा वापस करो। एडिशनल फंडिंग, रोल ओवर या चेंज कर दी क्रेडिट टर्म्स में, जैसे मान लो यहाँ पर 10 साल में आपको रीपे करना था, आप 15 साल ले लो लेकिन पैसा पूरा दे देना। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट विद एक्सटेंडेड टाइमलाइंस। आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल डिफिकल्टी की, तो बोर्ड अप्रूव्ड क्राइटेरिया यूज कर डिफॉल्ट या लाइकली फ्यूचर डिफॉल्ट है, कैश फ्लो में इनसफिशिएंसी है, डाउनग्रेड अगर इंटरनल क्रेडिट रेटिंग्स में हो रहा है, लोन यहाँ पर एनपीए बन जाएगा बिना रीस्ट्रक्चरिंग के, या बोरोवर की जो सिक्योरिटीज हैं उनको डीलिस्ट या थ्रेटन किया गया कि वो डीलिस्ट हो सकती हैं। सो एसेट क्लासिफिकेशन में जब हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो अकाउंट को डाउनग्रेड करेंगे एनपीए में, ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट है अगर वो, फिर यहाँ पर इसकी जो एजिंग है वो इसकी ओरिजिनल क्लासिफिकेशन से होगी, फिर यहाँ पर अपग्रेडेशन जो होगी वो ओनली आफ्टर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। देखो अब यहाँ पर अगर हमने एनपीए बताया इसको एसेट को, रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, अब पेमेंट आनी शुरू हो गई, तो हम देखते हैं कि भाई पेमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर एक भी बार महीने पूरे एक साल के अंदर अंदर फिर से ये एसेट जो है इसमें ज्यादा टाइम के लिए ओवरड्यू नहीं की गई है पेमेंट। तो एक्सपोजर अगर 25 करोड़ से कम है या अदर्स, तो इनके ऊपर अलग अलग यहाँ पर हमारी क्या की जाती है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए रूल्स बनाए गए हैं। सो प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या है, आईबीसी के केसेस में जो प्रोविजनिंग है वो टेम्पररी फ्रोज कर दी जाती है जब हमने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। फ्रीजिंग अलाउ की जाती है 6 महीने फ्रॉम आरपी सबमिशन या 90 डेज फ्रॉम अप्रूवल, जो भी पहले आ जाएगा। अगर रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट कर दिया एनसीएलटी ने या डेडलाइन पास कर गई तो हम नॉर्मल प्रोविजनिंग नॉर्म्स के ऊपर ही रिवर्ट कर जाते हैं। एडिशनल फाइनेंस एक स्टैंडर्ड एसेट माना जाएगा मॉनिटरिंग पीरियड में अगर बोरोवर ने सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दिखाई, मतलब पेमेंट वगैरह वो टाइम पर कर रहे हैं, अदरवाइज इसको डाउनग्रेड कर देंगे सेम लेवल जैसे कि रीस्ट्रक्चर्ड फैसिलिटी थी। इनकम रिकॉग्निशन, अगर अकाउंट स्टैंडर्ड हो गया पोस्ट रीस्ट्रक्चरिंग तो अक्रूवल बेसिस पर ही दिखाओगे, अगर अकाउंट अभी भी एनपीए है तो कैश बेसिस पर दिखाओगे। एडिशनल फाइनेंस प्री एनपीए अकाउंट्स में कैश बेसिस पर होता है अनलेस ओनरशिप चेंज हुई है। कन्वर्जन टू डेट, एफआईटीएल या इक्विटी, तो यहाँ पर प्रिंसिपल या अनपेड इंटरेस्ट जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एफआईटीएल में, डेट इंस्ट्रूमेंट में, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। और क्लासिफिकेशन जो होता है वो कैसे होता है, यहाँ पर ये आपका सेम कैटेगरी में रहेगा एज रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस, ठीक है। ये एफआईटीएल क्या है, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, जिसमें कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म जहां पर लैंडर्स क्या करते हैं एक बोरोवर के एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को एक नए टर्म लोन में कन्वर्ट कर देते हैं जब वो सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस या डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं, स्पेशली जैसे कोविड-19 में ना, अब यहाँ पर कोई वो तो थी नहीं कि बिजनेस वगैरह चल पाएंगे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में जो इंटरेस्ट उनको पे करना था उसको एक नया लोन दिखा दिया था। प्रोविजनिंग यहाँ पर देखेंगे कि भाई एसेट क्लास के लिए कितनी प्रोविजनिंग होनी चाहिए और फेयर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो भी हायर होगा उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। ओनरशिप, ओनरशिप में क्या करें, क्रेडिट फैसिलिटीज अपग्रेड की जाती है स्टैंडर्ड में
पोस्ट चेंज इन ओनरशिप सब्जेक्ट टू मॉनिटरिंग पीरियड परफॉर्मेंस, सेपरेशन करेंगे ओल्ड प्रमोटर्स से, सेल्स एंड लीज बैक एज स्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अगर हमारे पास रिस्ट्रक्चरिंग इसको ट्रीट की जाती है एज इफ सेलर हमारा फाइनेंशियल ट्रबल में था, 50% बायर के जो रेवेन्यूज हैं वो सेलर से ही आते हैं, या फिर 25% से ज्यादा का बायर का जो लोन है वो सेलर के क्रेडिटर्स से है। मान लो एक बैंक ने दूसरे बैंक को लोन यहाँ पर दिया, ठीक है, यहाँ पर एक बैंक ने दूसरे बैंक को लोन सेल करा, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो जिसने सेल किया वो खुद ही बैंक फाइनेंशियल ट्रबल में था, या जो हमारा सेलर बैंक था उसके पास में 50% रेवेन्यू इस पर्टिकुलर है ना बायर से ही आ रहे हैं, या फिर जो 25% बायर का लोन टर्म है, अमाउंट है, वो सेलर के क्रेडिटर्स का है। सो रीफाइनेंसिंग या रीस्ट्रक्चरिंग दोनों सेम है क्या? देखो अगर नई बोरोइंग्स हैं और उनको हम रीफाइनेंस कर रहे हैं ओल्ड लोन्स को, मैंने एक लोन लिया बैंक से ताकि मैं अपने एनपीएस की जो पेमेंट्स हैं उन्हें कर पाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास में बोरोवर जो है वो फाइनेंशियल ट्रबल में है, तो इसको रीस्ट्रक्चरिंग बोला जाएगा। टेक आउट फाइनेंस क्या है? आरबीआई की स्पेसिफिक गाइडलाइंस है टेक आउट फाइनेंस के लिए, जिसमें रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग रूल्स लगते हैं, ठीक है। अब रेगुलेटरी एग्जाम्पशंस में टेक आउट फाइनेंस क्या होता है, मैंने पहले बता दिया था। डेट टू इक्विटी कन्वर्जन एग्जाम्प्टेड है फ्रॉम लिमिट्स ऑन अनलिस्टेड नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, इंटरग्रुप एक्सपोजर। सेबी की तरफ से आईसीडीआर 2018 नॉर्म्स जो है उनसे एग्जाम्पशन मिल जाता है अंडर रीस्ट्रक्चरिंग कंडीशंस। इक्विटी डिटरमिन्ड बाय अ स्पेसिफिक फॉर्मूला, यहाँ पर जो प्राइसिंग है। फ्रॉड या विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, तो बोरोवर्स अगर यहाँ पर फ्रॉड या फिर विलफुल डिफॉल्ट कर जाते हैं तो वो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अलाउड नहीं है। एग्जाम्पशन में अगर ओल्ड प्रमोटर्स थे रिप्लेस किए गए न्यू वंस के साथ में, तो यहाँ पर जो लिंक्स हैं वो फुल्ली कट हो जाएंगे, लैंडर्स इसको रीस्ट्रक्चरिंग मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड प्रमोटर्स को हमने हटा दिया, नए लोगों को लेकर आए हैं कंपनी में, तो अब यहाँ पर इस कंपनी का जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया हमने। विलफुल डिफॉल्टर्स एंड नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स। विलफुल डिफॉल्टर्स एडिशनल प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, तो स्पेशल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर कंपनी के डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग नॉमिनी डायरेक्टर या फिर जो हमारी गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनको नॉमिनेट किया है वो रिपीटेडली यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर में आते हैं, तो अकाउंट यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड भी है तो बैंक को अलग से प्रोविजनिंग करनी है इनके लिए। अदरवाइज तो 0.4% था, लेकिन यहाँ पर ज्यादा करनी पड़ेगी। इफ द अकाउंट टर्न्स एनपीए, तो बैंक को यहाँ पर एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग करनी होगी। तो एसेट क्लासिफिकेशन अगर सब स्टैंडर्ड है अप टू 6 मंथ्स, तो नॉर्मल प्रोविजन 15% का है, एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग यहाँ पर आपकी 15% ही रहेगी। अगर सिक्योर्ड है मतलब कोई कोलैटरल है तो वैसे तो 15% होती, लेकिन अब 25% की करनी होगी एडिशनल प्रोविजनिंग। अगर यहाँ पर सब स्टैंडर्ड है तो अप टू 12 मंथ्स यहाँ पर 25 की है, और इसमें आपकी 25 रहेगी सिक्योर्ड पोर्शन में एडिशनल प्रोविजनिंग। डाउटफुल में 1 से 2 साल में 25% सिक्योर्ड पोर्शन पर, 100% प्रोविजनिंग अनसिक्योर्ड पर करनी है। यहाँ पर 40% है और यहाँ पर तो 100% रहेगी। डाउटफुल में 2 से 3 साल का है अगर, तो 40% सिक्योर्ड पोर्शन पर, 100% सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों पर। डाउटफुल 3 में भी अगर 3 साल से ज्यादा है तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डजंट मैटर, आपको 100% प्रोविजनिंग करनी होगी। तो जितनी ज्यादा प्रोविजनिंग होती है उतना ही इंसेंटिवाइज किया जाता है, कॉशन एंड डिस्करेज किया जाता है एसोसिएशन इन नॉन डिफॉल्टर्स के साथ, कि अगर आपको पता है कि भाई ये नॉन डिफॉल्टर हैं तो डिफॉल्ट करते ही हैं, तो इनको क्यों दे रहे हो आप लोन, तो ये नहीं करोगे आप। लैंडिंग रिस्ट्रिक्शन, कोई भी फ्रेश लैंड फंडिंग जो है वो हमारी लिस्टेड विलफुल डिफॉल्टर्स के पास अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नहीं की जाएगी। नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स, बोरोवर्स जो कि इंटेंशनली इवेड करते हैं रीपेमेंट या रिफ्यूज करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, हैम्पर करते हैं रिकवरी को। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर एक नोटिस हमें इशू करना है बिफोर क्लासिफिकेशन, पोस्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट किया जाएगा क्राइलिस को। फ्रेश एक्सपोजर्स नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स के लिए तो अलाउ किया जाएगा ओनली विद हायर प्रोविजनिंग। इवन लोन दिए जाते हैं कंपनीज को जहां ऐसे जो डिफॉल्टर्स होते हैं वो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स की तरह काम करते हैं। हाउएवर ऐसे जो एक्सपोजर्स हैं वो क्लासिफाई किए जाएंगे एज स्टैंडर्ड्स अनलेस यहाँ पर वारंटेड बाय परफॉर्मेंस। डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, विलफुल डिफॉल्टर्स 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा के स्वीट फाइल्ड, नॉन स्वीट फाइल्ड अकाउंट्स जो हैं
रिपोर्ट किए जाते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज बाय मेंबर बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनका 25 लाख से ज्यादा का बिल्कुल डिफॉल्टर है, इन्होंने लोन लिया है 25 लाख या उससे ज्यादा का, तो यहाँ पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को बताया जाएगा, अगर सूट फाइल किया इनके अगेंस्ट या नहीं भी किया तो भी, और ये 1 महीने के अंदर अंदर जब इन्होंने रिपोर्ट किया तब किया जाएगा। ऑडिटर अकाउंटेबिलिटी, अगर बोरोअर अकाउंट्स यहाँ पर फॉल्सिफाइड हो गए हैं, ऑडिटर्स नेग्लिजेंट हैं, तो बैंक को कंप्लेंट फाइल करनी है आईसीआई के पास में, ये सीए तो होता है इसलिए। रिपोर्ट करेंगे नाम आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में, इंडियन बैंक एसोसिएशन में, एंड देन अदर रेगुलेटर्स जैसे कि सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आईबीए सर्कुलेशन, सीए फर्म जिनके पास मल्टीपल कंप्लेंट्स आती हैं, ठीक है, जिनके अगेंस्ट, उनको यहाँ पर फ्लैग किया जाएगा टू ऑल बैंक्स, इनको मत हायर करना। यहाँ पर ये हमारे पास ऐसे फर्म्स के साथ एंगेज ना करें, इसलिए किया जाता है। एडवोकेट या फिर वैल्यूअर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं, तो अगर हमारे पास देखो बैंक्स में अगर आप काम करते हो तो आपको पता होगा बैंक्स में ना एडवोकेट्स होते हैं, वैल्यूअर्स होते हैं, और अगर ये मान लो सर्टिफाई कर रहे हैं टाइटल्स को फॉल्सली, ठीक है, या वैल्यूअर्स यहाँ पर इन्फ्लेट कर दें, 10 लाख की प्रॉपर्टी है उसको 20 लाख का बता दें, तो बैंक को रिटन एक्सप्लेनेशन लेनी होगी। अगर अनसेटिस्फैक्ट्री या कोई रिप्लाई नहीं आया 1 महीने में, तो आईबीए को रिपोर्ट करेंगे, एक रजिस्ट्री मेंटेन करेंगे और नेम सर्कुलेट करेंगे मेंबर बैंक्स को, ठीक है। इसी के साथ में ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये आपका। हेलो गाइस, सो जैसा कि आप लोग जानते हैं आईआईएफसीएल का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम आपके लिए ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपको पर टॉपिक मिलने वाले हैं, 15 पेपर 2 के मॉक टेस्ट मिलेंगे और करेंट अफेयर्स मिलेंगे विद एमसीक्यूज। अब ये पेपर है, ये जो कोर्स है, इसमें हम केवल पेपर 2 आपका कवर करेंगे और करंट अफेयर्स कवर करेंगे। करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोडेबल भी होंगी और प्रिंटेबल भी, लेकिन बाकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर, जैसे आप ई बुक से स्टडी करते हो बिल्कुल वैसे करना होगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर कोर्स जो है वो आपका 20th मार्च से स्टार्ट होगा, वीडियो जैसे कि आप अभी देख ही पा रहे होगे, और यहाँ पर जो हमारा प्राइस है, प्राइस रहेगा 1999, बट अगर आप इस कोर्स को 19 मार्च तक परचेज करते हो तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा, बट यहाँ पर आपको 500 रुपीज का अर्ली बर्ड डिस्काउंट अगर चाहिए तो उसमें आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा, कूपन कोड है IIFCL 500, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये कोर्स इसमें पड़ेगा 1499 का, तो कूपन कोड क्या यूज करना है, IIFCL 500, ओके। चलिए अब यहाँ पर अपनी क्लासेस को रिज्यूम करते हुए अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ।